अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले बात होगी जनाब, मौसम बड़ा खुशगवार है। कराची का मौसम जो है वो बहुत ही हसीन हो गया है और ये सुबह से जो है वो रिमझिम का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, कहीं थोड़ी तेज़ भी बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त जो शहर भर में सूरत हाल है वो यही है कि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। दिल नहीं चाह रहा है कि इस वक्त स्टूडियो में बैठा जाए, लेकिन जो है बैठना मजबूरी है और साथ साथ जो है वो अभी हम यहीं से मौसम की अपडेट्स भी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलसिला है और ये क्या बारिश तेज़ भी होगी या नहीं होगी। लेकिन शो के आगाज़ में हमें ये बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि किसी भी इंसान की शख्सियत को निखारने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना वो सफाई बहुत अहम है। और अगर हर फर्द सफाई का ख्याल ना रखे तो बीमार भी होने लगता है और अपने आप से जो है उसे उकताहट भी महसूस होने लगती है। तो बात यह है कि ज़िंदगी जो है वो अगर आप अच्छी गुजारना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए कि अपनी सफाई का ख्याल रखें। और ये सफाई जो है ना सिर्फ आपके घर की, गली मोहल्ले की, सिर्फ इसकी नहीं है, आपकी ज़ात की भी है। आप कहते हैं ना कि सफाई नफ्स ईमान है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखेंगे कोई भी थोड़ा स्टिंकी सा भी शख्स हो तो उसके पास कोई जाना जो है ना वो पसंद नहीं कर रहा होता। अगर आप साफ़ सुथरे ना हो, हाइजीन ना मेंटेन करते हो, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े ना पहनते हो, तो आपकी जो शख्सियत है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और लोग आपसे कतराने लगते हैं। इसी तरह से अगर आपका घर साफ़ सुथरा ना हो तो लोग आपके घर आना पसंद नहीं करते। इसी तरह जब हमारा गली मोहल्ला इलाका हम साफ़ नहीं रखेंगे तो वो भी क्या होगा कि हम देखेंगे दुनिया भर में, हम दूसरे ममालिक में जब जाते हैं देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस चीज़ से होते हैं, उनकी सफाई से, सुथराई से, डिसिप्लिन से, लॉ एंड ऑर्डर से। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपने मुल्क में, अपने घर में, अपनी शख्सियत में सफाई के अंसर को जो है वो बिल्कुल मेन उस पर रखें और कोशिश यही करें कि हम सब जो है वो जो ये बात की जाती है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उस पर अमल भी करें। इस तरह हमारा ईमान भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम साफ़ सुथरे भी रहेंगे और हमारा घर, इलाका, मोहल्ला, मुल्क सभी कुछ जो है वो साफ़ होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा जब हर शख्स इसका ख्याल रखेगा। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम हुई, मौसम खुशगवार हो गया। तो सबसे पहले ज़रा वेदर अपडेट्स दिखा दीजिए कि वेदर में आज क्या है कंडीशन। क्लाउडी वेदर तो हो ही रहा है, लेकिन क्या ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहेगा, नहीं जारी रहेगा, टेम्परेचर्स क्या होंगे, तो आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त जो है वो 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पारा जा सकता है दोपहर में, और हल्की बारिश और फुहार जो है ना वो पड़ती रहेगी, यही अभी तक फोरकास्ट है। इसके अलावा हमने देखा है कि वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने के साथ साथ ये कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि हैवी स्पेल भी दाखिल होना है। अभी तक हमने देखा नहीं, 17 के बाद से वो स्पेल आना था, लेकिन फ़िलहाल हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया गया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सुपर ब्लू मून का नज़ारा हमने देखा कि रात 11:26 पर आसमान पर सुपर ब्लू मून वक़ू पज़ीर हुआ। और तकरीबन हम देखते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तकरीबन हर 10 साल के बाद होते हैं। ये साल का पहला सुपर मून था जिसमें चाँद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। आप देख भी सकते हैं, और जिन्होंने अपनी हकीकी आँख से देखा होगा यकीनन वो मनाजिर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये सुपर मून था जिसमें हमने देखा कि बड़ा ही जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है, चाँद भी चमकता हुआ, बड़ा भी और रोशन भी। इसके अलावा कराची चैम्बर ने पंजाब की तरह सिंध के लिए भी बिजली के नरखों में 14 रुपये कमी का मुतालबा कर दिया। लोगों ने बिजली बिल भरने के लिए या तो एक वक्त का खाना छोड़ दिया है या बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया है। और सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम जो वज़रा हैं उनसे ये गुजारिश है कि बिजली के बिलों में रिलीफ़ का ऐलान करें। सदर कराची चैम्बर का ऐसा कहना है, इफ्तिखार शेख साहब का। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत को भी ऐसा ही रिलीफ दिया जाए जैसा कि पंजाब में दिया गया है। इसके अलावा सिंध के 3 बड़े अस्पताल हमें दे दिए गए हैं, मगर वफाक ने अचानक उनका बजट बंद कर दिया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध के 3 बड़े अस्पताल सिंध हुकूमत को दिए, मगर वफाकी हुकूमत ने अचानक जो है वो इन 3 बड़े अस्पतालों का बजट जो है वो बंद कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को ये दिए गए थे और वफाकी हुकूमत ने अचानक इन 3 अस्पतालों का बजट ख़त्म किया और 1.9 अरब रुपए जो है वो जारी कर दिए जाते थे, जो कि अब बंद हो गए हैं। और इन अस्पतालों में 2000 बिस्तर थे। इन अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 4000 से ज़ायद है। अब जिला अस्पताल में 1100 से ज़ायद बिस्तर थे, अब यहाँ 2200 से ज़ायद बिस्तर हैं। और हम 40 से 50% इंश्योरेंस निजी इदारों को देते हैं। ये इंश्योरेंस देने के बजाय हमें अपने अस्पताल मुस्तहकम करने चाहिए, वज़ीर आला सिंध साहब का ऐसा कहना है।
इसके अलावा बिजली के मामले पर ही फारूक सत्तार साहब भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची के लिए बिजली महंगी करना इम्तियाजी सलूक है और उन्होंने ये कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची की शाहराहों पर इंतशार नज़र आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज के लिए भी हम निकलेंगे अगर बिजली की कीमतों में कमी ना की गई। इसके अलावा नाता खान फुल की खस्ताली का भी जिक्र करेंगे और हमने देखा है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसने भी हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि अभी देखें कि एक के बाद जो दूसरा शिगाफ हो रहा है और नशे के जो आदी अफराद फ्लाईओवर्स के पिलर्स और बीम तोड़कर सरिया चोरी कर रहे हैं। ख़त का मतन ये है और रोज़ाना की बुनियाद पर पुल के बीम से सरिया चोरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। आए दिन हम देख रहे होते हैं कि उसमें शिगाफ और गड़े भी पड़ जाते हैं, कभी दीवार गिर जाती है और फिर उसको रिपेयर कर दिया जाता है। तो हाल है शहर भर में। अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ आज़ाद नूरी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मेरे साथ अयाज राना साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं? अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शहर में मौसम आज अच्छा है और दिल का मौसम कैसा है आपका आज़ाद भाई? मौसम तो बिल्कुल अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम खुशगवार है। खुशगवार है। लेकिन सूरत ये ज़मीनी हक़ाइक़ उसके अबतर हैं। क्या हुआ है? पानी पानी है, अभी से पानी हो गया इतने रिमझिम में? गटर उबल पड़े हैं। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो मोहतरम सईद गनी साहब का हल्का है, लेकिन सूरत ये है कि यहाँ पर चनसर गोट में 2 कब्रस्तान है, चनसर गोट में एक एज़म बस्ती में, लेकिन ये पूरा हल्का कब्रस्तान बना हुआ, खड्डे ऐसे जैसे अवाली दौर के कब्रस्तान होते थे, इस तरह की सूरत है। तो ज़ाहिर बंदा कोई स्पीड से गुजरता है, बाइक वाला या गाड़ी वाला, तो हर कोई कहता है भाई पानी की छींटी पड़ रही है, स्लो चलें। मैं कम से कम आधे घंटे में यहाँ तक पहुँचा, रास्ता जो 6-7 मिनट का फासला यहाँ पड़ता है। ये शहरी इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई, टाउन इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई, चाहे चनसर टाउन हो या कोरंगी टाउन हो। लेकिन इसके अलावा जो सफाई करने वाला इदारा है सन सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उनका अमला भी कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ तक ट्रैफिक पुलिस भी आज सुबह से गायब है। कहाँ इदारे गए, कहाँ गुम हो गए। लेकिन मौसम तो खुशगवार है, लेकिन शहरियों को जो बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी जो हुकूमत की बनती है, मुकामी हुकूमतों की बनती है, इंतज़ामिया की बनती है। लेकिन इंतज़ामिया हुकूमत अभी तक सो रहे हैं, उनको पता नहीं कराची में बारिश हो रही है या कराची वाले अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स मुबारक है। इस वजह से हुकूमत भी सो रही है, इदारे भी सो रहे हैं। लेकिन हम जाके यहाँ पर पहुँच तो गए, लेकिन शहर की हालत अबतर है। अच्छा, ये तो यकीनन हम बात करते रहते हैं। मुझे जो आज़ाद भाई ने कहा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की छुट्टी है, आपको पता है परसों से स्कूल खुले हैं बड़ी मुश्किल से, और कुछ 14 के बाद 15 को भी खुल गए थे, कुछ लेट भी खुले। आज फिर उन्होंने छुट्टी दे दी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एकेडमिक ईयर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। अब ये छुट्टी तो होती है, भी हो सकती थी ना, हो सकती थी, लेकिन अब वो एक क्या कर रहे हैं बच्चे, कौन उर्स में गए हुए हैं बच्चे, यहाँ पे कोई उनकी एक्टिविटी है पूरे सूबे में? अकीदत दिखाने के लिए आज़ाद भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अकीदत का बड़ा नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सिंध के अंदर। लेकिन आज़ाद भाई, आप या तो फिर कुछ स्कूल में ऐसा दिन नॉमिनेट अगर आप मंसूब करना चाहते हैं तो बच्चों को सिखाएं ना, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बता दें। उस दिन पे आप छुट्टी देके घर में उन्होंने रखा है 9th के कोर्स के अंदर आके, वो फिर उनकी नज़में और वो चीज़ें, वो सब चीज़ें तो बच्चों को तो प्रैप और 1 वाले को भी छुट्टी दे दी है। तो वो अभी उनको समझ नहीं आएगा ना, और शाह लतीफ़ी शायरी है माशाल्लाह। मुझे समझ में आ रहा है कि हम अब छुट्टियाँ, अभी बारिश होगी थोड़ी तो फिर हो जाएंगी, पहले 2.5 महीने छुट्टियाँ थी, स्कूल बंद थे। बिल्कुल, ये मामला अपनी जगह पर एक नौयत का है, लेकिन मामला ये है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कोई सिंध का सूफ़ी शायर नहीं है, पूरी दुनिया का एक अजीम शायर है, अजीम बुजुर्ग हस्ती है। उसका एकेडमिक साल है, उसमें जश्न लतीफ़ मनाया जाता है स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स की इंतज़ामिया की जानब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस दिन पर स्कूल के अंदर जश्न लतीफ़ मनाया जाए और लतीफ़ का जो पैगाम है वो पहुंचाया जाए। लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया महकमा तैलीम है, उनकी जानब से किसी किस्म के इस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं ताकि जश्न लतीफ़ मनाकर एक पैगाम पहुँचाया जाए। इस मामला है क्या, शाह लतीफ़ का ज़िक्र क्या है, शाह लतीफ़ ने जो अपनी शायरी में क्या कहा है, इस तरह के मामला आते हैं, वो महकमा तैलीम की ज़िम्मेदारी, महकमा सकाफ़त सयाहत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह जश्न लतीफ़ मनाएं स्कूलों के अंदर या मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाए। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स तो मनाया जाता है कि हसब रवायत है, लेकिन इसके साथ साथ जश्न लतीफ़ का जो पैगाम है लतीफ़ सरकार का, वो कहीं पहुँचाया नहीं जा रहा है। ये ज़िम्मेदारी सरकार की बनती है, मुतल्लिक़ा इदारों की बनती है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो नस्लें, उनको पता चले शाह लतीफ़ था क्या, शाह लतीफ़ ने क्या पैगाम दिया है। ये मुतल्लिक़ा इदारे इसकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ना कि अब आप अपने अयाज़, यही तो मैं बोलना चाहती थी कि आप अपने स्कूल्स में पढ़ाएँ,
आप उनकी तारीख पढ़ाएं, उनके बारे में पढ़ा। अब आज बच्चे घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, कौन देखेगा यूट्यूब पे शाह लतीफ़ को? मौसम तो ऐसा हो गया इस वक्त, तो वो बच्चे तो मेरे ख्याल अभी हटते ही तैयारी नहीं और चढ़ेंगे। छुट्टी हो गई हमारे यहाँ ऊपर। बैठने को दिल नहीं चाहता। वैसे मैं अभी एक बात सोच रहा था, क्या हुआ आज मौसम के साथ कहानी भी नहीं थी आपकी? क्या बात है आज कहानी आपकी लिपट कहानियाँ हो चुकी गई? है। क्यों? कहानी लिपट से पड़ चुकी है। अच्छा कहानी वाला बंदा चला गया है या अभी क्या? अब मैं और आपको बताऊँ या फिर बताऊं? अभी बैठे बैठे इस बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, वो मैं आपको और फिर सुनाऊंगी। अच्छा जी, सुपर ब्लू मून का नज़ारा किसने देखा? मैं तो रोज देखता हूँ सुपर ब्लू मून, घर तो में? मेरे घर में है। सना को देखते हैं। बिल्कुल सुपर मून मेरा। वो सुपर मून नहीं, वो सुपर वुमेन है। सना जो है ना, वो सुपर वुमेन है। वो तो हमारे लिए मून ही है ना, हमारी तो चांद वही है। खैर वो इतना सुपर मून का नज़ारा जो था वो 11:30 बजे के करीब था उस वक्त तक, जो है मैं ख्वाब में खरगोश, मैं ख्वाब में खरगोश देख रहा था। और आज़ाद भाई भी। आज़ाद भाई आप क्या देख रहे हैं? आज़ाद भाई तो उस वक्त खला में जाके देख के आज़ाद आए। भाई वैसे चांद पे ही थे। चांद पे ही थे, खला में थे और जाके मेरी देख मुलाकात के रोज आए। होती है चांद से। आपके चांद का नाम क्या? उनका तो सना है। हाँ मेरा चांद का नाम मुझे वापस खाना खाना है इसने कही। कहीं गलत चांद का नाम ले लिया हाँ, तो हाँ, फंस गलती जाएंगे। घर जाके वाकई खाना खाना है। अच्छा जी, खाने में पकेगा क्या? सब्जियों के रेट ज़रा दिखाएं आज, क्योंकि सब्जियां जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि सब्जियों के रेट्स क्या होंगे, तो हम अभी आपको आगे चलकर दिखाएंगे भी कि कमिश्नर कराची की तरफ से रेट क्या है और हमारे यहाँ जो दुकान पर सब्जी मिल रही है वो क्या है, क्योंकि चिकन की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। अरे आपको पता है 800 रुपये पर केजी चिकन पहुँच गई। मैं तो कल सोच रही थी बहुत सारी चिकन लेके जाऊँगी और उसको मैं wash बड़े शौक से गया। सारा प्लान ठप हो गया। फली आई हुई सब्जियों की आप बात करी, फली देखी, वो गवार फली बोलते हैं उसको। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी मिक्स सब्जी बनती है, इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सीज़न में आती है सर्दियों में, इससे पहले पहले ये अभी सीज़न में थी। हम चले गए तो कहते जी 460 रुपए किलो फली है। मैंने कहा भाई रहने दो, ये 460 रुपए दिखाएं जरा किलो फलियों के रेट जो भी, फली सब्जियों के है रेट भी दिखाते तो ना, और यार वो बताइए। रहने देते हैं, नहीं खाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। तो वो शौक जो है वो रह गया। मैं कहती हूँ कि टमाटर जो है वो बैंगन, फली और लौकी, मतलब ये और टिंडे इग्नोर्ड सब्जियों में आते थे जी। और अब जो आप जिस फली का कह रहे हैं वो 450 रुपये किलो। 460 रुपए किलो। वेरी नाइस। ये सैटरडे के जो मैं टिंडे भी 400 किलो बोल रहे हैं। क्या चीज़? टिंडे भी टिंडे? हाँ लौकी जो थी, लौकी नीचे आई है। कौन खा रहा है? दवाएं बन रही है, क्या हो रहा है टिंडों से? पता तुरई नहीं कहाँ है? 23 रुपए किलो मिल रही है आपको? यार ये जो आपके यहाँ ये जो बना रहा है ना बंदा बंदा बना ही रहा है बस। ये हमारे यहाँ नहीं बना रहे, कमिश्नर कराची बना रहे हैं। नहीं, जो जिसके अंदर इतनी जुर्रत भी आ रही है ना, वो शर्म भी लिख भी रहा है, तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ सब्जी लेने खरीदना चाह कमिश्नर रहा कराची ने जो उनको तो छोड़ ही notification देना। जारी किया, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इन्होंने इतने कलर्स इसमें डाल दिए हैं, ये सब्जियां सस्ती हो चुकी है। भैया वो इतनी एनिमेशन खैर ग्राफिक्स ये बड़ी सब्जियां जो जैसे लौकी थी जो का साइड वो वापस नीचे आ गई। लौकी तो अपनी प्राइस पे 160 रुपये पे आ गई थी। अच्छा ये वो रेट हैं जो आपके गली मोहल्ले में नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ा एम्प्रेस मार्केट की तरफ से जाके वहाँ से जो है सब्जी फिर भी कुछ प्राइस कम है कम ना? है प्राइस, और सब्जी थोड़ी अच्छी फ्रेश मिलती है, ताज़ी अच्छी सब्जी होती है। तो मैं तो वहाँ से जाके लेके आता हूँ हफ्ते भर की, और ख़ुद ही जाता हूँ। तो लिस्ट तो होती है हमारे पास, लेकिन फली बड़े शौक से आज जो वो झटका जो है ना वो मुझे हज़म नहीं होता। जहाँ जा रहा हूँ मैं उसको यही बता रहा हूँ कि भाई वो एक फली जो ऐसी लोग खा लेते थे, सब 100-150 रुपये हो जाती किलो में। बहुत दूर तो हाँ, वो क्या बोलूँ मैं, 460 रुपये पकाया वहाँ क्या मिल रही थी, कल? तो फली मेरे नहीं ख्याल से खाई तो 500-550 तो आपके गली खाया मोहल्ले क्या में। कल? फली नहीं बनी तो खाया फिर हमने पालक ठीक है आज। पालक अच्छी आ रही है, जरा पालक गोश्त खाया हमने, चिकन पालक। पालक चिकन, ओहो हो, वन ऑफ माय फेवरेट डिश। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब मौसम की सूरत हाल और अपडेट्स ले लेते हैं कि आज शहर भर में दिन भर मौसम कैसा रहेगा और क्या तेज़ बारिश का भी इम्कान है। नोमान गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और शहर में यकीनन रिमझिम का सिलसिला तो जारी है, क्या तेज़ बारिश का भी इम्कान है? वालेकुम अस्सलाम। शहर कराची में बरसात हो जाए
तो और अगर ये बरसात सुबह के औकात में हो जाए तो फिर पूरा दिन ही शहर कराची वालों का जो है वो इंजॉय करते हुए गुजरता है। आज सुबह सवेरे हमने देखा कि शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में हल्की बरसात हुई, जिनमें कोरंगी शामिल है, शाह फसल कॉलोनी, मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी, स्कीम 33 है, हॉक्स बे, माड़ीपुर और इसके अलावा जो इससे मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर हल्की बरसात से सुबह के ही औकात में मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई ज़ाहिर की गई है कि आज शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि इसके साथ ही अगर हम कराची की मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जुनूब मगरबी सिमत से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 83% है और शहर का जो फ़िज़ाई मायार है वो भी आज बेहतर है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 26वां नंबर है आज, और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। जबकि हवा में आलूदा ज़रात की जो मकदार है वो 76 पार्टिकुलेट मीटर जो है ये वो बताएं नमान, तेज़ बारिश की तो आज पेशन गोई नहीं की गई है? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से आज तेज़ बारिश की तो नहीं, बल्कि जबकि जो है वो हल्की और तो कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई का जो पेशगोई है वो ज़ाहिर की गई है। लेकिन मूसलाधार बारिश के हवाले से अभी महकमा मौसमियात ने ऐसी कोई पेशगोई नहीं की है। जबकि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की अगर बात की जाए, जिस वक्त अभी मैं कोरंगी में मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी भी हल्की बरसात का सिलसिला जारी है वक्फे से, और मौसम बड़ा खुशगवार है। इस मौसम में अगर हम कराची वाले जो है वो आज तो वैसे ही वर्किंग डे है, लेकिन अगर ये इतवार का दिन होता तो आज जो समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं उन पर रश ज़रूर लगा अभी होता। तो कराची वाले नाश्ते में मौजूद होते, अगर आज छुट्टी होती ना नाश्ता करने पहुंच चुके होते और बड़ा एंजॉय कर रहे होते। लेकिन बात यह है कि अगर हम ऑफिस के लिए भी जा रहे होते और मौसम अच्छा होता है तो मूड अच्छे हो जाते हैं, खुशगवार हो जाते हैं, जाने का दिल भी करता है, वरना पहुंच रहे होते हैं बस किसी तरह के टाइम से पहुंचना है और सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। थैंक यू सो मच नमान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी अयाज, कुछ इसमें होता है क्या कि जो हमारे सरदार साहब हैं वो छुट्टियों में हैं। सरदार साहब? सरदार सरफराज साहब। अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब जो हैं वो छुट्टियों में हैं। तो सॉरी सरदार भाई, आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है, आई लव यू, बट क्या अब उनकी पेशन गोई नहीं थी और बरसात हो गई है। पेशन गोई तो 17 से 20 तक की थी, तेज बारिश क्यों नहीं हुई? आप थोड़ी छुट्टियां लंबी कर लें तो कराची वालों को जो भरपूर बारिश जो है वो यकीनन मिल जाएगी। सरदार साहब, नहीं बारिशें थी कराची के जो ऊपर के इलाके जो है, जिस तरह मलीर हो गया, गुलिस्तान जो है, सफुरा हो गया, उन इलाकों में थी, लेकिन निचले सतह के इलाके थे, डिफेंस हो गया, सदर हो गया, बाकी जो इलाके सब छोड़े ना, ये बताएं आप आज़ाद भाई की मौजूदगी का फायदा तो उठाने के लिए आज तो बहुत ज़बरदस्त फायदा है। कम तो आप पधारते सिटी 10 में पहले, आज मौसम अच्छा था तो उठ के आ गए। गवर्नमेंट बंद है ना, सरकार की छुट्टी है तो सरकार आ गए आज। ने कहा आज वर्किंग डे छुट्टी है कराची के शहरी, सरकार की छुट्टी है, हम मजदूरों की थोड़ी छुट्टी है, प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी थोड़ी है, आप सरकारी लोगों की छुट्टी है। आप सरकार में काम करते हैं, आप सरकारी लोगों के साथ रहते हैं, आप बड़े आदमी, हम छोटे लोग हैं। अच्छा ये बताएं ना, बारिश के बाद जो है वो सिंध में जो सूरत हाल होती है, घर में, नगर पार्कर में बड़ा खूबसूरत मौसम हो जाता है। कब लेके जा रहे हैं आप? अभी इतने सारे किस्से चहचहाते मोर, हमेशा में खासतौर पर आप समेत नाचते मोर, नहीं नाचते हिरन कह रहे थे ना। मोर नाचता है भाई, मोर के टहूके होते हैं। वो क्या होता है टहूका? वो टहूके मोर की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ चीख निकलती है, वो मतलब प्यार की आवाज़ होती है। मोर रोता नहीं है, मोर खुशी का पैगाम देता है। पता है सहरा थर जो है हुब्बुल वतनी की अजीम किरदार 12वीं का देश है, जिसको वक्त के बादशाह उमर सुमर ने अगवा किया था, लेकिन उसने उसको हर ऑफ़र की कि आप जो मेरे से शादी कर लें। उमर को किले में उसको कैद किया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा मेरे लिए वो झोपड़ी कबूल है, आपके महलात मुझे कबूल नहीं है। उसने आखिरकार वक्त के बादशाह ने उसके सर पर हाथ रख के कहा, दिन क़यामत तक आप मेरी बहन है, उसको छोड़ दिया। वो एक वक्त का बादशाह कहें, क्या वक्त का क्या ताकतवर शख्सियत कहें। उसके बाद इस वक्त भी वो 12वीं का इलाका नगर पार्कर है, जहाँ पर जब बारिशें होती है तो ऐसा बन जाता है जिस तरह कश्मीर हसीन तरीन, जिसको कहते हैं वादी मेहरान, जब बारिशें होती है तो वादी मेहरान बन जाता है। तो वहाँ पर एक पारुंजर पहाड़ है जिसको इस वक्त सिंध हुकूमत फ़रोख्त करने का इरादा रखती है, लेकिन लोग बाकायदा टकराव में आ चुके हैं, वहाँ की मज़ामत करने को चाह रहे हैं। किसको बेच रहे हैं वो? कारुंजर पहाड़ को, क्योंकि वहाँ पर ग्रेनाइट है,
मार्बल है। हमारी जो FTC बिल्डिंग बनी है, जब देखिए कितनी खूबसूरत है, आज बारिश हो रही है, ये बगैर सफाई के रंग बिरंगी बन जाती है, इतनी खूबसूरत। इसका जो मार्बल लगा हुआ है ये कारूंजर पहाड़ का है। अच्छा। जी हाँ, वेरी नाइस। तो वो कारूंजर पहाड़ जो है जहाँ पर रूपलो कोले ने अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, अंग्रेज़ों के सामने उसने हार कबूल नहीं की, अपने जो बीवी थी उसको कहा जब मैं शहीद हो जाऊँ अब रोना मत, हंसकर मेरा जनाजा दफन करना। तो वो एक तारीखी इलाका जहाँ पर मिस्किन जहान खान खोसो का देश, कहीं बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर पैदा हुई। वहाँ पर कोली कम्युनिटी जो है, ख़ासतौर पर जो हिंदू सिंध के अवाइली जो वारस हैं, वो कोली कम्युनिटी, भील, जोगी जो हिंदू वो हैं, उन्होंने बड़ी मज़ाहमत की अंग्रेज़ों के साथ। आज उस इलाके की पहचान इसलिए बन चुकी है कि वो सहरा थर का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। हालांकि वहाँ पर कोई ऐसी बुनियादी सहूलियात नहीं है, लेकिन वहाँ पर दीन धर्म के, मुख्तलिफ धर्म के जो है मंदिर भी है, मसाजिद भी है, कल्चरल भी है, एक हेरिटेज, उसको इलाके को जो आलमी सतह पर हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर आप जाएंगे तो घूमने के लिए आपको ऐसा मंदिर कशी नज़र आएगी, आप कहेंगे इस इलाके को छोड़िए, रिहायश यहाँ इख्तियार कर लें। और वहाँ पर आपको पता है इस वक्त हमारे पास कुदरती नेचुरली चीज़ें बनती है, पैदा होती है, जिसमें जो इंग्लिश में कहते हैं मशरूम, हम वहाँ कहते हैं उसको खुम्बी, यस, उसका सालन और उसकी बारबेक्यू क्या कहते हैं, उसका जो डिशें बनती है मुख्तलिफ इकसाम की होती है, उसका अपना जायका। इसके अलावा सब्जियाँ पैदा होती है नेचुरली, ज़मीन से उगती है नेचुरली, कुदरती, जिस तरह हमारे पास पालक हो गया या दीगर जो फल वाली जो चीज़ें होती है इस तरह उगती है, उनका सालन हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने कभी ये टमाटर, ये वहाँ पर ग्वार कुदरती होता है, ज़मीन के उगता है, वो खाते हैं। अच्छा मज़े की बात है, वहाँ पर टिंडे जो हैं वो भी उनका नेचुरली है, कुदरती, कोई बीज वगैरह नहीं है। मतलब आज इस मौसम में टिंडे पैदा हो गए, वहाँ कर पुराने हो गए, उनका बीज वहाँ रह गया, वो 10 साल के बाद बारिश हो जाए ना, खुद ही आ जाते हैं, खुद ही उसकी जो है बेल तैयार हो जाएगी। वाह, इस तरह कुदरती चीज़ें वहाँ, अच्छा मतीरे कह दें आप, खरबूजे कह दें, इस तरह कई चीज़ें ऐसी जो कुदरती हैं। तो कहने का मकसद ये, कराची के शहरी सिर्फ उनको यहाँ पर जाएं, ये पार्क नज़र आते हैं, या क्या कहते हैं जो कलरी झील जिसको किंजर हम कहते हैं वो नज़र आती है, लेकिन ये सियाहती मरकज़, यहाँ से हम निकलें, गुलशन हदीद क्रॉस करें, ठट्टा से बदीन से थरपरका, नंगर पर, सड़क भी ऐसी खूबसूरत बनी हुई है, मेहरबानी इनके एंगरों की और सिंधु हुकूमत ने बनाई, थरकोल की वजह से बड़ी अच्छी बनी। थरकोल के बाद में यहाँ की सड़कें ज़बरदस्त हो चुकी है। कराची के शहर यहाँ से निकले कम से कम 5 घंटे का फासला है, या मरीज जाते हैं घूमने के लिए, जहाज़ का टिकट, रेलवे का टिकट या बसेस करते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करेंगे इस वक्त जो बिजली के हवाले से बड़ी बात हो रही है, कराची चैम्बर ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई है आज कि जी बिजली जैसे पंजाब में कम की गई है 14 रुपये फी यूनिट, इस तरह से सिंध वालों को भी जो है वो बिजली में रिलीफ मिलना चाहिए। फारूक सत्तार साहब भी कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? ये जो पंजाब हुकूमत ने जब ये फैसला किया है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से जो अब आवाज़ आनी शुरू हो गई कि जिस तरीके से सीएम पंजाब ने रिलीफ दिया है, तो तमाम सीएम्स जो हैं वो अपने जो आवाम है उसको रिलीफ देने की कोशिश करें। अब मसला वही आ जाता है कि इलेक्ट्रिक के लिए हमेशा हर चीज़ थोड़ी सी अलग होती है। अगर नेपरा कहीं पूरे मुल्क में जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे प्राइस नहीं पहले ख़बर आती कि नहीं बढ़ते, लेकिन उसके 2 दिन बाद जब खबर आती है तो वो जो पूरे पाकिस्तान में प्राइस बढ़े होते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्राइस बढ़ चुके होते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो ये तमाम चीज़ें, फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करें, चाहे उसके ऊपर फिर हम टैक्सेस की बात करें, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत को रिलीफ देना बाकी है, जिसके ऊपर अब ताजिर बरादरी जो है वो खुद सरापा एहतजाज है। अब कराची चैम्बर से भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, तो यकीनन जहाँ रिलीफ दिया जा सकता है वहाँ देना चाहिए आवाम को। इस वक्त मैं आपको ये आज से 1 माह पहले बात बोली थी कि अगला जब महीना आएगा मैं फिर आपसे बैठ के पूछूंगा कि क्या हालात हैं और आप लोगों की जेब पे क्या गुजरी। तो मेरे ख्याल से अब वो महंगाई तो छोड़ें, जो इस दफ़ा के जो बिल थे लोगों के पिछले माह से कहीं ज़्यादा इस दफ़ा फिर यूनिट कम, आपने पिछले माह आपके यूनिट ज़्यादा थे क्योंकि बिजली मौसम ऐसा था कि आप लोगों की ज़रूरत थी, किसी के घर में अगर एसी या कूलर जो भी चलाए गए। उसके बाद अब जब उन्होंने कंट्रोल किया, जब बड़े बिल आ गए, जब आपके बिल वैसे ही ज़्यादा आए और यूनिट भी कम है और बिल की जो कीमत है उससे ज़्यादा आई है जो पिछले माह थी। तो अब आपको ज़रूरत है इस हुकूमत को कि कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दें। जिस तरह फारूक सत्तार कह रहे हैं कि ये अब रोडों पे होते हुए मुजाहरे नज़र आएंगे। 28 अगस्त को ताजिर बरादरी ने वाज़ेह तौर पे ये दिया हुआ है कि शटर डाउन हड़ताल है पूरे पाकिस्तान में, जिसके अंदर वो 3 मौक़िफ़ हैं उनके
कि बिजली के बिलों की कीमतों में कमी की जाए, ताजिर दोस्त स्कीम जो इनके लिए इस वक्त अजाब बनी हुई है, और तीसरा कैपेसिटी बिल जो चार्जेस हैं उसको कम किया जाए, फौरी तौर पे या ख़त्म किया जाए। IPPs का जो मामला है तो उसके ऊपर अब कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके ऊपर हुकूमत की दौड़ें लगनी शुरू हो चुकी हैं। कल हमने देखा कि ताजिर बरादरी से जो है FBR के चेयरमैन ने भी मुलाकात की, इसके ऊपर भी मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह तौर पे मुस्तरद कर दिया इस चीज़ के ऊपर। लेकिन बात वही है कि हम हर सूबे से अब ये आवाज़ आ रही है, अगर आप नेशनल TV पे बैठ के खबरें देखें तो चाहे KPK से भी यही अब मुतालबा आ रहा है कि भाई आप जो KPK के हैं वो उसके अंदर कमी करें। सिंध से भी अब मुतालबा किया जा रहा है कि CM जो सिंध के हैं वो अब आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ, उनके 200 से लेकर 500 यूनिट के लिए उन्होंने वैसे ही रिलीफ पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये का दिया है। तो ये रिलीफ 2 माह के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर गुंजाइश है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस की मद में जो कैपेसिटी चार्जेस के जो आप 3 रुपये 25 पैसे की जो एक बात करते हैं PHL चार्जेस, वो उसके अंदर कमी की जा सकती है, वो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तमाम वो चीज़ें जो हुकूमत के बस में हैं, अपने जो टैक्सेस हैं वो अगर छोड़ दें तो हुकूमत को वैसे भी रिलीफ मिल सकता है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था इलेक्शन का, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ऐलान किया था कि हम इफ्तार में आएंगे 300 यूनिट फ्री कर देंगे। हालांकि ये फैसला तो पीपल्स पार्टी की सरकार को करना था, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के बाद में तमाम सूबे बाख्तियार हैं, वो अपना कोई फैसला कर सकते हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, बड़ा भाई कुछ भी कर सकता है, उसका अपनी मर्जी है। लेकिन नवाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत है जिसका सरबराह जो है शहबाज शरीफ साहब है। चारों सूबों की हुकूमतें उनके मातहत हैं, उनसे मुशावरत करता है, उसके बाद में चारों हुकूमतें मिलकर कोई ऐसा फैसला करता है कि आवाम को रिलीफ मिलता है। लेकिन मज़े की बात ये MQM पाकिस्तान या फारूक सदार साहब किससे मुतालबा कर रहे हैं? वो खुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, हुकूमत से बात क्यों नहीं करते? आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करना, सियासी सड़कों पर किसके खिलाफ आएंगे? हुकूमत तो खुद बैठे हुए हैं, वफा की वजीर खुद हैं, गवर्नर उनका अपना है, वो तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ पर। जाकर शहबाज शरीफ से बात करें, भाई आपने पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है, बाकी सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करें, ये मामला मुश्तरका तौर पर। अच्छा मजे की बात है, मुश्तरका मुफादत काउंसिल हमारे पास मौजूद है, हमारे वफाकी मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, वो इदारे बैठ कर कोई बातचीत करके मसला हल करें। ये तो सियासत हो रही है। पंजाब को खुश करने के लिए मरीम नवाज ने बड़ा ऐलान कर दिया, उन्हें रिलीफ दे दिया, लेकिन सिंध हुकूमत खामोश है। बिलावल उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। कल के जिला अस्पताल बैठ करके हमें 3 अस्पतालें मिल गई, लेकिन बजट रोक दिया। भाई जब अस्पतालें आपको मिल गई, जब अस्पतालें वफा कंट्रोल करता है, तब आप कहते हो सिंध के साथ ज्यादती होगी, हमें 18वीं तरमीम के बाद में अस्पतालें मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आपके बजट रोक दिया। लेकिन आप अस्पताल अब यहाँ तो इदारे बनाते हो, लेकिन इदारों में जाकर जिना के अंदर जाकर मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जाकर बिलावल साहब देखे अस्पताल की हालत क्या है, वो साइबर नाइफ से निकल के अगर इमरजेंसी में चले जाते तो क्या ही बात थी। 3 जो इदारों का इफ्तिताह भी तो हुआ है, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी और साइबर नाइफ का, तो उसके अलावा जो दीगर डिपार्टमेंट भाई इन इदारों में जाकर देखें जो हालत क्या है। कल बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया, वहां डोरी तो काट दी। इमरजेंसी की हालात तो देखें ना, आपका सबसे फर्स्ट जो आवाम के लिए जाने के लिए कहाँ है? इमरजेंसी है ना, जहाँ पे आपका रोड एक्सीडेंट के लोग, वहाँ पे जरा लोगों का सफाई का निजाम देखें, वहाँ ऐसा लगता है चलने की जगह नहीं होती, अंदर चलने की जगह नहीं है। क्या मामला है अस्पतालों वाला आज वो आज़ाद भाई? ये बिल्कुल NRCH जना अस्पताल और अपना NRCVD ये अस्पताल है, पहले वफा के पास थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद में सिंध हुकूमत का मुंतकिल हुई, लेकिन चंद सालों के लिए। उसके बाद में ये कहा गया था जब तक अगर सिंध हुकूमत ने कंट्रोल संभाल लेगी, बेहतरी आएगी तो ठीक है, वरना हम वफा की हुकूमत कभी भी इनसे वापस ले सकती है। लेकिन मामला बना रहा सियासी तौर पर। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने अस्पताल में कंट्रोल वापस ले लिया, तो सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया, जिसके बाद ये मामला चला गया मुश्तरका मुफादत काउंसिल के अंदर, जो CCI है उसके अंदर। उसके बाद भी अस्पतालें सूबों को मुंतकिल हुई, लेकिन सूबों को मुंतकिल होने के बाद वफा की जो बजट था वो इनको जारी होता रहा और सिंध हुकूमत भी अपने अखराजात इस्तेमाल करती रही। रमशा मज़े की बात यह है, आप अस्पताल के अंदर जाएंगे, हर वार्ड के ऊपर लिखा होगा अल हबीब बैंक, फलाना फैमिली। ये पूरी अस्पतालों के तमाम जो वार्ड बनाए किसने? वार्ड बनाते तो गैर मुतल्लका का जो लोग हैं, जो फलाई काम करने वाले, वो बनाते हैं। उसके बाद भी सिंध हुकूमत जो साइबर नाइफ जो वार्ड बना है, इस वार्ड पर देखिए कितनी तख्तियाँ लगी हुई है, किस किस की तख्तियाँ लगी हुई है। लेकिन इफ्तिताह बिलावल साहब ने किया। सिंध हुकूमत का पैसा कितना खर्च हुआ वो तो कोई ब्रीफिंग बताने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत ने ये किया है, भाई लोगों ने जो फलाई सपोर्ट की है उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? अब कई ऐसे अस्पताल हैं, अभी अस्पतालों के अंदर सिंध हुकूमत के बजट है मरीजों को खाना पहुँचाने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह आप जा करते हैं सीला नहीं, छिपा और हमारा दूसरा जो कौन सा नौजवान जो है ईदी नहीं, दूसरा JDC। अच्छा ये खाना तकसीम कर रहे हैं, लोग बेचारे लाइन में खाना इनसे ले रहे हैं। अस्पतालों के अंदर मरीजों को भी वही दे रहे हैं, हाँ वही दे रहे हैं। अस्पतालों खाने का हालत जा करते हैं, हालत क्या है?
मैं खुद बालों का तो मैं खुद मरीजों मैं का काम खुद तो अलग ही मैं बनता खुद है। मुतासर हूँ अस्पताल में। कुछ दिन मेरी बेटी एडमिट थी, मैं देख के अस्पताल में कसम खुदा के मरीजों को खाना नहीं मिलता है। ये सब झूठ है। सिर्फ वहाँ मिलता है जहाँ पर इंतहा निगहदाश्त के वार्ड है, वहाँ पर ही खिचड़ी सी, एक पता नहीं आइसक्रीम बताते क्या कहते हैं, मीठा, वो कस्टर्ड होती है। बस यही चीज़ मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। या इसी दाल मिलती है मूंग वाली, जिस तरह कसम खुदा की मैं क्या उसका नाम लेता शर्म आती, दाल, कच्ची चपाती। आप बिलावल भुट्टो साहब जाकर अस्पतालों के बोर्ची खाना देखे, सीएम साहब वहाँ देखे तो उससे सूरत क्या तो है। बिलावल बस भुट्टो मैं तो कहता जरदारी हूँ साहब का, इमरजेंसी जाके देख लेना, आप 2 मिनट के लिए इमरजेंसी में खड़े हो जाते हैं, बिलावल उसी वक्त से भुट्टो निकल जरदारी साहब का वो भी तो देखिए आप। कल मैंने कहीं स्टेटमेंट देखा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज़ाद भाई। उन्होंने कहा है कि पंजाब के साथ मिलकर अगर चाहे तो हम यहाँ जो जिसे सेहत के शोबे में हम जिस में काम हो रहा है वो हम पंजाब में सरकारी सतह पर कर सकते हैं। अगर पंजाब हमारी मुआवनत चाहे तो देने के लिए दरकार है। मैंने रात पढ़ा या सुबह पता नहीं, अभी आते में स्टेटमेंट पढ़ा, कल की तो मैं बड़ा मतलब मुझे भी हुआ अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छी जैसे सूरत हाल है, पूरे सिंध में बहुत अच्छे अस्पताल हैं। अच्छा एक मरीज है, मरीज क्या उनको क्या मैं खुद बीमार हो जाऊं, मुझे आप इस तख्ते पर सुला दें, मरीज को जब तक तकिया नहीं मिलेगा तो मरीज, अच्छा चादर साफ नहीं तो मरीज का बीमार हो गया, सुकून से वहाँ पर आराम करेगा। यहाँ पर अस्पताल में तकिए नहीं है या चादरें नहीं है। अच्छा अरे अभी स्टोरी ये बात करते हुए आप वहाँ तब पे अच्छे लगते हैं स्टेचर नहीं बिलावल मिलती। साहब, जब ये बारी साहब कर रहे होते हैं ना, कहते ना बारी साहब ने ये बात की होती, क्या नाम है उनका पूरा, इंडस वाले जो हाँ बारी साहब वो कर रहे होते हैं, हाँ डॉक्टर बारी कर रहे होते हैं, या अदीब रिजवी साहब करते, अदीब रिजवी साहब करते हैं कि हाँ भाई हम आपकी मामलत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ डॉक्टर फैसल, अब यहाँ पे जो है ना बड़े कोई खूबसूरत तरीन इंतजाम हैं जो आप कह रहे हैं कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। ओ भाई अस्पताल में व्हाट्सएप पर चल रही है क्या आपके सिविल पास अस्पतालों में व्हाट्सएप पे चल रही है। जिना अस्पताल में अद्वियात चोरी का जो मामला था अभी तक सामने नहीं आया। सब छोड़े ना, साइबर नाइफ इससे पहले भी एक बना हुआ है ना जिना में, आज का तो नहीं है। उसका सिर्फ इतना ऑडिट करा के देख लेंगे कितने ऑपरेशन साइबर नाइफ से हुए हैं। आपने दूसरा साइबर नाइफ लगा दिया, ऑपरेशन साइबर नाइफ से नहीं हो रहे। ओ भाई डॉक्टर साहब वहाँ पर जाओ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर जाओ, डॉक्टर साहब ऐसे बैठे हुए हैं, नहीं मोबाइल फोन करते पर लगे लोग, हुए नहीं कराने को तैयार। मिलने को वो तो तैयार कह नहीं रहे हैं यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता, आपके पास बैक टू बैक मरीज लगे हुए हैं। मैंने तो अब तक पिछली अब ये जाकर स्टोरी देखिए भी सुनी ना, थी, दूर थोड़ी है, जाके देख ऑडिट 1 साल की रिपोर्ट ले लेते हैं ना कि साइबर नाइफ से अच्छा, आप मजे की कितने बात ये- ऑपरेशन लोग कराने के लिए तैयार हैं, लोग खुद तैयार नहीं होते। राणा साहब सिविल अस्पताल के एमएस साहब जो है बुखारी साहब अमेरिका गए थे घूमने के लिए, अस्पताल को व्हाट्सएप पर चला रहे थे। शाहिद रसूल साहब जिना अस्पताल के सबरा हैं, कसम खुदा की किसी वार्ड में जाते नहीं है और किसी से मिलते तक भी नहीं है। अस्पतालों के डॉक्टर मिलने के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन बारी साहब चोर दरवाजे से आते हैं, चोर दरवाजे से बारी साहब नहीं सॉरी अपना शाहिद रसूल साहब चले जाते हैं। लेकिन अस्पतालों की सूरत हाल ये है, अस्पतालों के सरबराहान जो है कमरे के अंदर बैठ के चोर दरवाजे से आए और चोर दरवाजे से चले जाएं और अमेरिका में साइबर नाइफ लगा दी, अगर अस्पतालों को चले किस तरह इसी चलेंगे? कीमत में 4 MRI लगा देते। जना में एक और झगड़ा है। नहीं मुझे मैं देखे मैं इसके मैं यहाँ कभी साइबर नहीं नाइफ- लगी, ये एक बात नहीं MRI है। मशीन वो अभी भी खराब है, कल की स्टोरी मैं ये बता नहीं कह रहा रही, हूँ। लेकिन देखिए साइबर नाइफ की भी उतनी ही जरूरत है इस वक्त जिस तरह से कैंसर के केसेस साइबर नाइफ- और MRI की भी जरूरत है। बात ये ना कि जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत जगह मॉडल अस्पताल होती बनाया कहाँ हुआ है? तो हम जो कंसल्टेंसी देते हैं यहाँ है पंजाब की MRI सरकार में। मशीन ही नहीं है, तो खराब भाई पड़ी आपके हुई पास है। क्या है जो आप कहने के लिए तैयार अरे तो है? मैं आप NICBD is देखें doing मेरी good। बात सुने, साइबर वहाँ नाइफ हालात बेहतर हैं। साइबर नाइफ के अलावा वो केस जो ऑपरेशन है क्या वो नॉर्मली हाथ से जो मैनुअल तरीके से जो मैन मेड जो आदमी कर रहे थे नहीं हो रहे थे। कुत्ते के काटने का इंजेक्शन नहीं है, सांप नहीं, आप मुझे ऐसा एक बात नहीं। बताएं, देखें, नहीं ये मैं आपसे एक आयात सवाल ये कर नहीं रहा कह सकते, हूँ, मैं देखें। आपसे एक सवाल अब ये कर रहा टेक्नोलॉजी हूँ के कि साथ आपको चलना पड़ेगा, चलना ये नहीं पड़ेगा। कह मैं रहे कि आपसे एक आप सवाल ये कर रहा नहीं, मैं इस हूँ बात- कि क्या उसका ऑल्टरनेटिव ये था कि वो ऑपरेशन हाथ से हो सकता है कि नहीं? आप मुझे उसका जवाब दें। अगर हो भी तो मैं कहूंगी आप 90 मिनट equipment का वो लेकर आएं। ऑपरेशन है, वो 90 मिनट का ऑपरेशन है, साइबर नाइफ से वो 20 मिनट में हो रहा है। यही कल खबर थी, ठीक है। यही बताया। ठीक हो गया। आप मुझे एक बात बता दें, MRI का ऑल्टरनेटिव क्या हाथ से तस्वीर खींची जा सकती है? MRI की ये कितनी नहीं ही कह जरूरत है रहे, ये आपकी? नहीं कह आपके रहे। उसके केसेस कितने हैं, MRI के केसेस कितने हैं? वो मशीन आज तक आप MRI करा के जरा रिजल्ट तो चेक करें उसकी फिल्म का। आपके पास ऐसा भी तो नहीं है ना कि आपके पास सिर्फ साइबर मैं नाइफ ये को नहीं खरीदने कह रहा के कि लिए ना आपने करें, पूरा लेकिन ये जो भी तो सेहत होना का बजट है वो जरूरी है। साल भर का उठा के लगा दिया। आपके पास बजट है ना, अरे लग कहाँ रहा है? अभी सवाल तो ये है ना। आपकी ही बात थी ना, मैं आपसे ही पूछ रहा था कि ये जब साइबर नाइफ गया तो कम से कम उसके बरक्स आप जिना की इमरजेंसी को एक्सटेंड कर देते, वहां के हालात बेहतर कर देते, वहां लोगों को बेसिक ओ भाई, ये- स्ट्रेचर दे देते, ये सब तो तकिया दे चीजें- देते, ये सब तो चादर दे चीजें- देते, ये तो व्हीलचेयर सब दे आपको देते। मुस्तकिल रेगुलेट करना है और ये तो इसके नहीं, तो नहीं, साइबर नाइफ फंड चला रहा है मकसद है ना। आप साइबर- ऐसा तो नहीं है कि आपके साइबर- पास है ही कुछ नहीं, आपने सारा आप ही पूरा के साल का हमने पैसा ही उठा ये के आपने खबरें लगा चलाई हैं दिया। कि साइबर नाइफ के इधर ही ये साइबर नाइफ का केस पीछे पेंडिंग पे रहा,
जो आपके कायम जो आपकी हुकूमत गई है पिछले इंटरम गवर्नमेंट के अंदर, जो आपके सेहत के वजीर थे, उन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर बड़े बड़े किकबैक्स लिए जा रहे हैं, ये हमें जरूरत नहीं है। ये खबर थी कि नहीं थी? आप आजाद भाई ये बताइए कि इसके ऊपर साइबर नाइफ के ऊपर ये डिले पे डिले हो रही थी, उसके बाद दोबारा साइबर नाइफ की कहानी इस तरह खत्म कर दें। मामला ये है कि साइबर नाइफ जो है ये इदारा दिया किसको गया है? किसको? ये कुछ छापड़ा साहब कोई एनजीओ है वो चला रही है। एक एनजीओ पर नवारिश कर दी गई है, वो एनजीओ संदूक के कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। मजे की बात यह है जो जिला अस्पताल का डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल साहब, उनकी और जो छापड़ा साहब है एनजीओ वाले, उनकी आपस में बनती नहीं है, इनके आपस में इख्तलाफात है। बिलावल साहब या सीएम साहब पहले इनके इख्तलाफात खत्म करें। आपके पास साइबर नाइफ का पेशेंट हो, वहाँ जाना हो, कहते हम हमारी इनसे बनती नहीं, आप जाकर संदूक से बात करें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई वो किसके कंट्रोल में है? बात यह है कि साइबर नाइफ आपने इतना बड़ा इदारा बना तो दिया, लेकिन इदारा चलाने के लिए आपने जिन लोगों को नवारिश कर दी है वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जिना अस्पताल का सरबराह है कि, लेकिन अस्पताल के अंदर दूसरी माफियाज घुस गई है। उस माफियाज को रोकने के लिए, उस माफियाज को जो है बाउंड करने के लिए संदूक मत क्यों खामोश है? अब जाकर आप चलिए महकमा हेल्थ के अंदर किसी सेक्रेटरी से बात करें, भाई मेरे साइबर नाइफ का मामला, मेरे छापरा साहब को फोन करें, बोले मेरे कंट्रोल में, आप सीएम से बात करें। अब सीएम तक कौन पहुंचे? मामला ये है कि अस्पतालों के अंदर भी सियासत चल रही है और हुकूमत जो है उन लोगों को नवाज रही है जो लोग हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। किसी और कंट्रोल आप समझिए किसके पास है? एनजीओ किसके पास है? कौन सी एनजीओ हैं? कौन एनजीओ बना रहा है? किसकी एनजीओ हैं? ये बजट संदूक मत से ले रहे हैं, लेकिन साइबर नाइफ चलाने के लिए संदूक मत उनको बजट दे रही है, लेकिन बजट लेने वाले क्या कर रहे हैं? उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इनकी निगरानी करने के लिए क्या है? महकमा सेहत का को अफसर या महकमा सेहत की वजीर साहबा कभी जाकर उसने देखा साइबर नाइफ? हमने इदारा तो बना दिया, इदारा बनाने के बाद भी उस इदारे की सूरत हाल क्या है? मामला ये है रिट को चैलेंज किया जा रहा है, हुकूमत की रिट पर अमल दरामद किसी हद तक हो रहा ही नहीं है। ये जो हुकूमती रिट को चैलेंज किया जा रहा है और हुकूमती उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये हुकूमती लोग ही हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वजीर आला सिंध साहब ने कल ये स्टेटमेंट दिया ना, जो आप कह रहे हैं बजट बंद हो गया। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस है उसको देने के बजाय हम ये चाहते हैं कि, उन्होंने ये भी कहा कि निजी इदारों की तरफ भी जाते हैं और जो है वो दीगर तरह के इंश्योरेंसेज भी हम दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस देने के बजाय हमें अस्पताल जो है वो मुस्तहकम करने। अब वो ये बात कर रहे हैं इतने साल बरस इक़्तिदार में रहने के बाद, अगर सिंध हुकूमत या उनके नुमाइंदगान ये बात करते हैं तो समझ नहीं आती कि अब आप ये इंश्योरेंस और दीगर चीज़ों पे जो क्रिटिक्स कर रहे हैं, तो आपने कितने अस्पताल मुस्तहकम कर दिए? देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी बोली और आज फिर बोल रहा हूँ कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उस पर बहुत प्रेशर है। उस पर हमारे इंटीरियर सिंध से भी बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, केपीके से भी बहुत ज्यादा मरीज यहाँ पर आते हैं। भाई संदूक मत का कानून पास है, सिंध असेंबली का कानून पास है, बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह कल कारसाज पर एक हादसा पेश आया, खातून ने मतलब कुचल दिया, बेचारे बंदे जख्मी हो गए, 2 फौत हो गए। मजे की बात यह है सिंध हुकूमत का कानून पास है, मुराद अली शाह साहब खुद को पता है, सिंध हुकूमत खुद को पता है, कानून पास है। किसी भी इलाके में, पूरे सूबे में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, फौरी तौर पर आप उसी जख्मी को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट एड आप देने के लाजिम फर्स्ट एड लेकर जिम्मेदार है। प्राइवेट वाले तो फौरन दे रहे हैं, जिना लेके जाए इमरजेंसी केस है। कानून बना है, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये कानून मौजूद है। अरे भाई तो कहाँ है वो अस्पताल जो आपने बनाने थे, जो आप कह रहे हो? अस्पताल छोड़े, उन्होंने बोला है कि जो आप रोड एक्सीडेंट, गन शॉट या मुल्क या शहर में कोई बम धमाका कुछ भी होता है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, ऐसा मिसहैप है, तो करीबी प्राइवेट अस्पताल इस चीज का मजाज है कि वो जाए, कोई भी पेशेंट को जिना या सरकारी अस्पताल नहीं भेजेगा, वो उसको फर्स्ट एड देगा, उसकी जान बचाएगा, वो उसके ऊपर लाजिम है। ये कानून है सिंध के अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि लागू कब होगा। कल वाला वाकया जिस तरीके से हुआ, जो बता रहे हैं, कल वो गाड़ी एक बेकाबू हुई, बड़ी गाड़ी थी V8, काफ़ी उसका भारी इंजन और बड़ी गाड़ी में शुमार होता है, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी गाड़ी मानी जाती है। वो खातून, अब ये अभी तक CCTV आई नहीं है उसकी सामने, कि वो एक बच्ची और अपनी उसका बाप उनको लेके आ रहे थे, वो उस हादसे के अंदर पहले उनको हिट किया, जिसकी खौफ के मारे उसने गाड़ी तेज करी, एक और गाड़ी को हिट किया, वो गाड़ी मजीद 4 मोटरसाइकिलों को ऊपर से कुचलती हुई दूसरी फुटपाथ पे गिरी, वो गाड़ी भी कल्टी हो गई, V8 भी कल्टी हो गई, वो औरत गिरफ्तार भी हो गई। अच्छा, अब लोग ये बात करेंगे वो नशे में थी, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब इतना बड़ा हादसा हो, पैनिक हो जाता है, तो आदमी अपने हवास खोया हुआ होता है और बिल्कुल बहक जा। वो उसकी गाड़ी भी उलट चुकी थी, उस लड़की को उल्टी हुई गाड़ी से निकाला गया। तो बहुत ही एक दर्दनाक वाकया हुआ कल कारसाज के ऊपर, ये जिसके अंदर 6 लोग जख्मी हुए। ऑन स्पॉट बाप और बेटी का इंतकाल हुए, जो कि जॉब से उनके वालिद उनको लेके जा रहे थे। कह रहे हैं कि वो पापड़ बेचने वाले, वो खबर मुझे ऐसा कुछ। चलो ये तो हादसा हुआ,
लेकिन अच्छा, ये ब्रेक- हादसा है, ब्रेक- देखें जिस खास वक्त हादसा हुआ है- खवातीन जो है वो जरा ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करें और देखिए सूरत ऑटोमेटिक क्या होती है शाम को आया साहब। अच्छा, अब मजीद भी ट्रैफिक बात इतनी करेंगे, इस पे मजीद भी बात ट्रैफिक करेंगे। हमारे ये यहाँ एक बड़ी बात है। बड़े मसाइल हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक। खान पुल की जो खस्ता हाल है उस पर केएमसी के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी कह रहा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सरिया है वो चोरी करके ले जाते हैं, दीवार तोड़ के सरिया निकाल लेते हैं, सड़क की मरम्मत की जाती है। तब भी रोजाना का मामूल है कि आप जब नाता खान से गुजरते हैं तो इंतहाई आपको ट्रैफिक जो है वो मिल रहा होता है। और दूसरी बात है कि हर कुछ महीनों के बाद, हर कुछ दिन के बाद जो है वहां पर मरम्मत का काम चल रहा होता है, क्योंकि कोई ना कोई पैच टूट जाता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि इसकी खस्ता हाली का और इसमें जो बार बार जो स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, क्योंकि कभी सरिया निकाल लिया है, कभी कुछ निकाल लिया, तो वो तोड़ फोड़ इस वजह से जो है ना वो हो जाती है उस ब्रिज पर। यह हाल है हमारे यहाँ। अब देखें, मैं जब शुक्रिया आपने ये बात मेरे सामने आ गई, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले भी बात करी थी। तो मेरा भी जाना हुआ मलीर की तरफ, तो मैं ये देखा जब गाड़ी से गुजर रहे थे, जो साइड वॉल गिर गई थी, जिसके ऊपर हमने बड़ी बात करी थी कि इसके दीवार गिर गई। तो मैं जब देखा तो उसके किनारे पे पूरे पे खुदाई हुई हुई, और मेरे ख्याल से उसके अंदर से जो ये आपके केबल है एक गुजारी जाती है, इसमें देखा होगा आपने प्लास्टिक के पाइप जगह जगह से निकले हैं। अब ये वॉकवे के ऊपर से जब कोई परमिशन लेते हैं, अब ये मुझे नहीं पता वो इंटरनेट के लिए कोई केबल जारी थी या कोई और चीज़ है जो इदारे अपने काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट इदारे ने किसी चीज़ के लिए केबल पास करनी थी, तो वो तमाम आप साइड जाकर देखें रोड के किनारे खोद देते हैं। उसके बाद अब वो पुल के ऊपर से भी खुदाई की गई, और वो कहीं कहीं से उन्होंने खड्डे भी पड़े हुए हैं, और वो जगह छोड़ दी जहाँ तक वो भर सके वो भर दिए, उसके बाद वो खड्डे छोड़ दिए। फिर जो आप बात कह रहे हैं कि वहाँ से जो सरिया चोरी हो रहा है, वो भी मैंने देखा कि वहाँ से बहुत सारी साइड वॉल तोड़ने के बाद जो हमारे सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जो इस वक्त काम कर रही है, जो सरिया चोरी करके बेचती है अपनी नशे के लिए, वो भी वहाँ पे अपना काम दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस है, वो सबसे बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको तो कोई लागत लगती नहीं है, लागत आपकी और मेरी है, मुनाफा वो कमाते हैं अपने उसके लिए। खैर बात ये है कि एक चीज़ दुनिया में ये भी मैंने देखी है, जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ बड़े ब्रिजेस जो होते हैं, जहाँ इंटरचेंजेस होते हैं शहर के अंदर, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं या ओवरहेड्स बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर भारी गाड़ियों के लिए एक अलग रास्ता होता है कि वो ब्रिज के ऊपर से ना जाएं, वो थोड़ा सा घूम के उसके लिए अलग एक रास्ता होता है कि आप ब्रिज पे से, उनके ब्रिज के ऊपर बार्स लगे होते हैं कि हैवी और बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो पास ना हो सकें, उसके लिए उन्होंने अलग एक रास्ता दिया, वहाँ से ही उनको जाना है। तो हमें अब ये प्रैक्टिसेस करनी है। अगर आपने मजबूरन कोई और रास्ता हमारे पास है ही नहीं, तो फिर उसके लिए आपको वो दोबारा से तोड़ के जिसकी लाइफ पूरी हो जाए, जिस ब्रिज की आप यकीन करें कि बलोच पुल के साथ की भी एक वॉल एक बिजनेस कम्युनिटी ने तोड़ दी है, उसमें से सरिया निकाल लिया, उसके बाद वो करके पत्नी कहाँ चले जाते हैं और फिर नया टारगेट ढूंढ लेते हैं, वहाँ तक उसको वहाँ सोते हुए मिलेंगे आसपास। आप दीवार तोड़ने का कह रहे हैं, और अभी आपने मलीर का जिक्र किया तो मेरे पास मुझे वो वाकया याद आ गया, पिछले साल की बात है। वो आपने देखा है काला बोर्ड पर अल्लाह वाले नामों की एक चौरंगी लगी हुई थी मलीर में, उसमें टावर बना हुआ था और उसमें अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। वो रातों रात इसी बिज़नेस कम्युनिटी ने उसको तोड़ा है, उसमें से सारा वो असला कह रही हूँ सरिया निकाला है, और उसको वहाँ सरिया तो चला गया, वो जो खोखला अल्लाह के नाम थे वो वहाँ पे रख के और चले गए। ये सब कुछ रातों रात हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब वो जो अल्लाह के नामों की जो चौरंगी का डिज़ाइन था वो वहाँ पे पड़ा हुआ है टाउन ऑफिस में, और उस बात को इतना टाइम गुजर चुका है। तो इतनी बड़ी जब ये कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरे शहर में कोई नहीं देखता। ये शहर जो सोता नहीं है, जहाँ सीसीटीवी कैमरास की भरमार है, तो कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है पुलिस। और थाना कितनी दूर है आपको पता है? सऊदाबाद थाना लगता है, कितनी दूर होगा, यानी 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं है मेन रोड पर। तो पुलिस वाले नशे के आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। खुदा ना खासा उनको ये डर होता है अगर नशा पूरा नहीं हुआ, थाने में उसकी अगर मौत हो गई या उसको नशा नहीं मिला तो वो बात भी इनके ऊपर आ जाएगी, इसलिए पुलिस उन पे हाथ नहीं डालती। बहुत कोई बड़ा केस हो गया वो उनको पकड़ते हैं, उसके बाद फाड़ के ले गए। और बड़ा केस आपको पता है वो क्या करेंगे? वो अपने थाने में नहीं रखते, वो ले जाके एडी सेंटर में जमा करा देते हैं, एडी वालों को दे देते हैं कि भाई ये नशे का आदी आदमी है, इसको रख लो, इसके पास इसके पीछे जो इसके लायकीन आए उनसे बात करना जो भी है वो उसको ले जाते हैं तो ठीक है, वरना वो वहाँ पे पुलिस वाले अपने थाने में रखने को तैयार नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उसके
आपने देखा होगा वो पुलिस के सामने आप कहीं भी चले जाएं, चौराहे पे बैठे हुए पीने के नजर नहीं आ रहे, नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात उसको है। डंडा मार के डरा के भगा देंगे, लेकिन लेके नहीं जाते अपने साथ। अगर बिठा भी देंगे आपके प्रेशर में तो आगे जाके छोड़ देंगे। नहीं, नाथा खाना वाला मामला समझ नहीं। नाथा खाना पुल जो है सामने बिल्कुल एयरपोर्ट है, इतनी बड़ी आम शहरा है, ऊपर से CCTV कैमरे लगे हुए हैं, साइडों में लगे हुए हैं, लेकिन बीच में से या साइड में से सरिया निकाला जा रहा है। एक गाड़ी वहाँ खड़ी है, सिर्फ इशारे करती है ट्रैफिक रवानी के लिए, लेकिन अमली तौर पर वहाँ काम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस तरफ यहाँ जाते हुए शारा फैसल थाना लगता है, पुल क्रॉस करते हैं वहाँ एयरपोर्ट थाना लगता है, बिल्कुल ऐसे ही पुलिस साइड थानों के बीच दोनों, में, ये मतलब एक बॉर्डर हो गया ना, थानों के बीच में, दोनों बॉर्डर हो मेन रोड पे ही गया। हैं सारे। अच्छा, उस तरफ पुलिस मौजूद होती है, इस तरफ पुलिस मौजूद होती है। बाइक वाले को, मोटरसाइकिल वाले को पुलिस रोकती है, तलाशी लेती है, उससे गुटखा छीनती है, उस साइड गुटखा छीनती है या पैसे लेती है। लेकिन इस पुल के माबीन जो है लोग बड़ी शख्सियत भी गुजरती होगी, वो देखती होगी भाई सरिया कौन निकाल रहा है, किसने निकाला है। अच्छा, वो तो रह गया। यहाँ काला गोरा कब्रिस्तान क्रॉस करने ये पुल आता है अहमदाबाद वाला, ये आगे आते हैं, देखते हैं ये पूरा एक रेलवे का ग्राउंड बना हुआ है। रेलवे हुकाम ने इस ग्राउंड को महफूज करने के लिए चौदीवारी बनाई और साइडों में बड़ी मजबूत गिरने लगाई। यहाँ पुल जैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ चारपाई बेच रहे हैं, पठान जो बैठे हुए हैं, करके वहाँ से NMC सिग्नल तक आएंगे और फिर अंदर जाएंगे महमूदाबाद की तरफ। ये पूरी गिरलें निकाल दी, कम से कम कितनी 8 से 10 फुट लंबी होगी। तो बीच में रह भी तो रहे, आपने देखा? अच्छा, कि दोनों पुलों के पूरी बीच में गिरलें निकाल दी, है। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 से ज़्यादा गिरलें हैं, पूरी गिरलें निकाल दिए। भाई कैसे निकल गई? अच्छा, निकाला कैसे? दीवारों से। अच्छा, उसके सुराख भी किए, आसानी से निकाल कर मुकम्मल तौर पर गिर लेकर चले गए। यहाँ पर हर वक्त पुलिस मौजूद रहती है, इतनी बड़ी शारा है, कैंटोनमेंट का एरिया है। लेकिन वहाँ अच्छा शारा फैसल भी कैंटोनमेंट का एरिया है। कैंटोनमेंट वाले कहाँ गए, KMC वाले कहाँ गए, टाउन कमेटी वाले कहाँ गए, पुलिस कहाँ गई, ये इतने बड़े इदारे कहाँ गए? मैं आपको वसूख से एक बात बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त ने एक यही जो नशा करने वाले आदि है उसको पकड़ा, वो वायर काट रहा था। अब उससे पूछा, भाई एक तुम्हें किसने बोला ये वायर तुम काट के किसको बेचोगे? उसने ये बात बताई कि मुझे एक आदमी, क्योंकि उसको जब पकड़ा तो एक आदमी वहाँ बाइक पे बैठा था, वो भाग गया। जब उससे पूछा वो कौन था बाइक वाला, तो उसने बताया कि ये कबाड़िए का काम करता है, उसने मुझे ये बोला था यहाँ से लेके इस पोल तक की ये वायर तुम मुझे काट के दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये वायर मुझे काट के दे दो। तो ये तो आलम है इस शहर के अंदर कि जो लोग जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, जो कबाड़िया आप जिनको बोलते हैं, जो वो आपके नशे वालों को इस्तेमाल करते हैं, उनसे चीज़ें, तारे, इवन आप ये देख लें शारा फैसल पे जो मुर्तज़ा वहाब की वालदा के नाम से मंसूब छोटा सा एक फौजिया वहाब ब्रिज के ऊपर 3 दफ़ा पोल चेंज हो चुके हैं। पूरे वो पोल उतार के ले गए, वो हर दफ़ा नई कोई उसके ऊपर वायर लगाते हैं, नए पोल, नई लाइट्स लगाते हैं, वो फिर बंद हो जाती हैं, उसकी कभी तार काट के ले जाते हैं। अभी दोबारा वो तीसरी दफ़ा मैं देख रहा हूँ वो लाइट्स लगी हुई और बंद पड़ी हैं। क्यों? कि उसकी तार काट के ले गए। वो छोटी हाइट के लगाते हैं क्योंकि उसका ब्रिज के ऊपर लग रही है और वॉल के ऊपर लगती है। वो कहाँ गया जो शारा फैसल ब्यूटिफिकेशन प्लान? ये तो हमने कितनी उस पर बात करी थी, वो पता नहीं कहाँ गया। याद आया कि उसमें नाता खान ब्रिज को भी डाल लेते कि दीवारों को तो आप खड़ा कर रहे हैं, दीवारों के रंग जो दीवारें मौजूद हैं उनकी कितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो जो घास लगनी थी, सोलर लाइट्स लगनी थी, चौराहों को अच्छा करना था, पूरे शारा फैसल रंग रोगन होना था, दीवार बन गई, बिल्डिंग्स के ऊपर रंग रोगन की बात हुई थी कि शारा फैसल को जो ब्यूटिफिकेशन के अंदर डालेंगे। कहाँ किया वो सारा कुछ? आजाद नहीं, वहाँ नाथा खान पर निगरान सेटअप के साथ सब लपेट के ले गए। नहीं, नाथा खान पर कुछ काम हुआ था, निजी कंपनी ने कोई कलर शलर किया था। अरे बहुत सरकारी किताबें, शारा फैसल ब्यूटिफिकेशन प्लान आया था, एयरपोर्ट के सामने पूरी दीवार रुकी हुई है, एयरपोर्ट के सामने दीवार बनाई। तो नाता खान जो टूटे ब्रिज पे से अगर आप किसी टूरिस्ट को लेके जा रहे हो और रंग रोगन वाली दीवार दिखा रहे हो तो भाई वो टूटी हुई सड़क देखेगा कि तुम्हारी दीवार देखेगा? कहाँ गया वो? निगरान सेटअप के साथ चला गया? नहीं, निगरान के बाद में अवामी हुकूमत आ चुकी है ना, इस वक्त मुराद अली शाह की सरकार है। लेकिन इसके साथ एक, चलो ये तो कहते हैं एक और प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मुआहदा हो चुका था। कराची का जो ओल्ड एरिया है, शहर है, इसको असल शक्ल में बहाल करना है। कराची की जो पुरानी तारीखी इमारतें हैं उनको हेरिटेज वालों से मिलकर इनको असल शक्ल बहाल करनी है। इसके अलावा जो बंस रोड जो है जहाँ पर फूड स्ट्रीट, इस पूरे इलाके को फूड स्ट्रीट में तब्दील करना है, लेकिन इसको फूड स्ट्रीट में तब्दील किया गया और महकमा कल्चर ने इसकी निगरानी के लिए लोग चले गए, कोर्ट चले गए। कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई यहाँ पर ये आम शहर थी, आपने इसको फूड स्ट्रीट में क्यों तब्दील किया। लेकिन संदूकपत का फैसला था कराची के शहरी पुरसुकून तरीके से यहाँ पर आएँ, खाना खाएं, एंजॉय करें और यहाँ पर सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा। अभी बढ़िया आम शहर में आप सुकून से गुजर सकते हैं। अभी तो आम शहर बन गई नहीं, अभी तो आम शहर बन गई ना, वो सुप्रीम अदालत। क्या आम शहर है? आधी सड़क आपका एक लेन खुला होता है, 3 लेन पर तो वहाँ पे ट्रक और जो है ना ठेले, वो ट्रक कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, तख्त और वो खड़े होते हैं, कियोस्क लगे हुए छोटे छोटे। कौन सी आम शहर है उसको कहते हैं जिसके तीनों ट्रैक खुले हुए हैं?
इस इशारा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। मैं सिर्फ फुट देख स्ट्रीट कर में- आई हूँ, मैंने देखा है जिस वक्त वो काम भी हुआ आज़ाद भाई, लेकिन आम शाहरा फिर आप उसको आम शाहरा अगर डिक्लेयर करो तो खाली कराओ ना फिर। क्यों चल रहे हैं वहाँ पे एक है कियोस्क, हमारे क्यों पास लगी हुई है वहाँ शाह पे फैसल, कुर्सियाँ, जिसके तीनों ट्रैक खुले हुए, बाकी पूरे वहाँ शहर पर में क्यों लगी हुई कोई है एक कुर्सियाँ, ऐसी वहाँ सड़क पर नहीं क्यों है जो लगे पूरे ठेले खुली। पथारे, वहाँ पर क्यों कियोस्क खड़े हुए, वहाँ पर क्यों जो है वो होटल वाले ने आधे जो है सड़क पे अपने तख्त बिछाए हुए। तो वहाँ पर हमारे आम शाहरा बनानी थी तो क्यों नहीं खोले तीनों ट्रैक? बेचारे हमारे इदारे जो काम करते हैं, KMC, DMC, TMC, ये इनके मुलाजमिन जो बेचारे, इनकी कम तनख्वाहें, पैसे कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे तो कम चलेगा उनका, वो भी घर का गुजर बसर चलाएंगे, क्यों उनकी रोजी नीचे पड़ेंगे आप? बहरहाल निज़ाम जो है ना वो बड़ा ही ख़राब है, लेकिन बात वही है कि हम ये जो ख़त लिखा गए हैं इनसे आगे क्या होगा? नाता खान बुल के खस्ता अली का भी बता दिया। बात वही है कि सूरत हाल जूं की तू रहती है। अयाज ने भी जो बात की बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो पुलिस भी इनके ऊपर हाथ में डालती उठाते हैं और ईदी सेंटर के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आउटकम कुछ नहीं है। तो ये मसाइल हैं और जूं के तू रहेंगे जब तक हम पूरा सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे। इसी बात के साथ थैंक यू सो मच अयाज राना, आपने वक्त दिया, आज़ाद भाई आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम ये भी दिखाएंगे कि आज राशिद मिन्हाज साहब जो कि हमारे हीरो हैं, हमारी सेलिब्रिटी हैं, हमारा फ़ख्र हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है, उनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, उस पर एक स्टोरी तैयार की है, पैकेज तैयार किया है, ये वो देखते हैं। उसके बाद वक्फा होगा, वक्फे के बाद ज्वाइन। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि बहुत सारे लोगों में बहुत डिफरेंट तरह की आदतें होती हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आदतें क्या हैं। जैसे कि अगर जैसे एक डाइस यहाँ पर ये पड़ा हुआ है और मैं ख़ुद भी आती हूँ तो अक्सर क्या करती हूँ कि पहले इसको सही करती हूँ, गमला अगर वहाँ होगा, मेरी टेबल पे बुक्स यहाँ होंगी तो हम उसे सेट करते हैं कि नहीं यार इसकी जगह ये है, इसे यहाँ होना चाहिए, तो हम ये भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जिसमें हम ये देखते हैं कि बिस्तर पर अगर चादर ठीक ना हो तो जब तक वो चादर ठीक नहीं करेंगे, नींद से भी उठें और अगर चादर ख़राब देखें तो पहले उसको ठीक करते हैं, उसके बाद सोते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को इस तरह की बहुत सारे इशू होते हैं। बार बार हाथ धोने की आदत होती है। बहुत सारे लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, कोई सफाई करके चला भी जाए जब तक, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे तब तक जो है ना उनको सुकून नहीं आ रहा होता। तो ये इस तरह की जो हैबिट्स हैं, हमारी छोटी छोटी हैबिट्स, अगर आपके भी कुछ इस तरह की आदत हैं तो डू शेयर विद अस। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। तो हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे बिहेवियर्स हैं या ये नफ्सियाती मसाइल हैं, क्योंकि उमूमन लोग क्या कहते हैं यार ये तो नफ्सियाती, इसका तो मसला है, ये तो बार बार यही करता रहता है। तो ये जो है ये क्या वाकई नफ्सियाती मसाइल हैं, नहीं है, एड्रेसेबल हैं, नहीं है, ठीक है, गलत है, और लोग इसको किस तरह से जज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं शो में। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। साइकेट्रिस्ट हैं। ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी यकीनन बड़ी अच्छी कैटेगरी है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। वेलकम टू द शो अब्दुल रहमान साहब। सबसे पहले तो यही वाली बात कि चंद मैंने मिसालें ज़िंदगी से सामने रखी, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी मिसालें आती होंगी, मसला क्या है? देखें, कुछ लोगों की तो ये आदत होती है, एक बीमारी है जिसे हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यस। और उर्दू में हमने इसका नाम रखा है ख्यालात का तसल्लुत और तकरार अमल। अच्छा। इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें ख्यालात आते हैं, बार बार आते हैं, बहुत तंग करते हैं। अमूमन ये गंदे ख्यालात होते हैं, मज़हब के ख़िलाफ़, खुदा रसूल के ख़िलाफ़। बहुत तकलीफ़ में होता है बंदा, अपने आप को बहुत गुनाहगार समझ रहा होता है, समझता है कि मेरे ऊपर शैतान का हमला हो गया शायद, या मैं बहुत बुरा इंसान हूँ जो इतनी ख़राब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। या कभी कभार सेक्शुअल ख़यालात भी होते हैं, जिनसी नौयत के ख़यालात होते हैं, महरम रिश्तों के बारे में, तो ये बहुत तकलीफ़ दे ख़यालात होते हैं। तो एक तो ये ख़यालात का इसमें पार्ट होता है। दूसरा इस बीमारी में होता है कि कोई काम बार बार करते हैं, कि हाथ ज़्यादा धोना, नहाने में घंटों लग जाते हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल कोने खुदरे कर रहे हैं। कुछ लोग तो ग्लव्स पहन लेते हैं कि मेरा हाथ कहीं टच ना हो, कहीं हाथ टच हो गया, जैसे ही टच हुआ फ़ौरन से धो लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है जो आपने कही कि ऑर्गेनाइज़ करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को रखना, कि हर चीज़ जैसे मैं रखूं वैसी होनी चाहिए, जैसे मुझे खुद भी होता है। और इसमें कोई मायूब बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें कॉमन है, बहुत कॉमन, हर शख्स के साथ कहीं ना कहीं मसला होता है। हमें तो हम ये समझते हैं कि पागल हूँ, शायद नफ्सियाती हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। मुझे अपनी भी क्या होता है कि अगर पाँव के नीचे कोई ज़रा भी आ जाए ना तो मुझे इतनी उलझन होती है कि यार ये पहली फुर्सत में चप्पल के बगैर नहीं चल सकती। तो ये इस तरह की चीज़ें क्या, ये इनको हम क्या, ये OCD में आता है, क्या होता है? कि देखें, ये तो हो गई बीमारी जो मैंने अभी आपको बताया, मगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि क्या चीज़ आदत है और क्या चीज़ बीमारी है। सही, आदत भी हो सकती है। हाँ। इसी तरह जैसे डिप्रेशन की हम जब बात करते हैं तो कभी ना कभी तो हर कोई उदास होता है, आप भी उदास होती हैं, मैं भी उदास होता हूँ, मगर हम ये तो नहीं कहते कि डिप्रेशन की बीमारी हो गई है।
तो हम लाइन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये आदतें, ये हरकतें जब इतनी बढ़ जाएं कि उसकी डेली की लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाए, कि वो काम पे नहीं जा पा रहा, भाई सुबह 3 घंटे नहाने में लगा देता है, काम पे वक्त पे कैसे पहुंचेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अपने घर वालों से उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो जब उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो तो हम कहते हैं कि यार ये अब आदत नहीं है, ये बीमारी बन गई। तो ये है कि अगर बंदा कभी का थोड़े बहुत, तो चलो अक्सर लोगों को होता है टीवी के रिमोट भी पड़े हैं सब सीधे सीधे करके रख देगा, कबर्ड के अंदर सारे कपड़े जो है ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज हों, तो थोड़ी सी आदत भी होती है। मगर ये इतना बढ़ जाए कि वो काम ही नहीं, दिन के उसके काम ही नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं ये अब बीमारी है। तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर ये बीमारी हो, उमूमन क्या बीमारी की तरफ तो मैं आऊँगी कि एक दिन उसका इलाज सारी चीज़ें, लेकिन क्या होता है पैटर्न्स क्या हैं घर में ना, जिस तरह का बंदा होता है उसको इतना कह के कर लिया नहीं नफ्सियाती है, इसके साथ तो पता नहीं ये मसला ये रहने दो, उसको छोड़ दो। तो ऐसे में क्या वाकई इस तरह के बिहेवियर से भी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? क्या होता है ये वाकई जो है ना इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला फील कर रहा होता है, ख़ुद को फील नहीं हो रहा होता। तो ये किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो हम जनरली हम लोग वैसे लोग मजाक उड़ाने में आगे से आगे रहते हैं, उसका तो अपना एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला हो। तो बात यह है, आपने सवाल क्या पूछा था? मैंने ये पूछा कि हम इतना ज़्यादा उनको टॉन्ट कर देते हैं, उतना कह देते हैं, इतना ट्रिगर कर देते हैं चीज़ों को कि नफ्सियाती बीमारी करता है या नहीं करता। देखिए नफ्सियाती बीमारियों के ना अमूमन लोग ये समझते हैं कि नफ्सियाती बीमारी का मतलब पागल, ये ख्याल आता है लोगों के जहन में। नफ्सियाती बीमारी इज इक्वल टू पागल, या वो इंसान जिसके होश आवाज़ खो बैठा है। ऐसा है नहीं। एक जनरल हम 2 कैटेगरीज बनाते हैं नफ्सियाती बीमारियों की, एक को हम कहते हैं न्यूरोसिस, एक को हम कहते हैं साइकोसिस। सही। मेजॉरिटी बीमारियां जो होती हैं वो न्यूरोसिस होती हैं, नफ्सियात की। मतलब कि वो बीमारियां जिसमें बंदा अपने होश और हवास नहीं खोता, जिसको आप पागल नहीं कह सकते, वो आपका मुझ जैसा चलता फिरता काम करता वो बंदा होता है। ठीक है। एक छोटी परसेंटेज है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, उसमें बंदा अपना होश आवाज़ खो जाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, मगर बहुत कम परसेंटेज है उसकी, 1% या उससे भी कम या उसके आसपास। ठीक है। तो ये ऐसी है कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो, मैं कहूँ देखो नज़ला ज़ुकाम वाली आ गई, नज़ला ज़ुकाम वाली आ गई, उस पर मैं छेड़ूँ आपको। हाँ। जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है, ऐसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD भी आपको हो सकता है। और वो माशरे के कारगर लोग होते हैं, चलते फिरते काम करते हुए होश और आवाज़ अकल रखने वाले लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि पागल हैं वो। नफ्सियाती बीमारियों का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो शख्स पागल है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये हमें इस पे इज इक्वल टू पे क्रॉस लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें अपने मसाइल बताने की भी ज़रूरत है ताकि हम वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकें, अपने जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सही कर सकें। क्योंकि हर शख्स के साथ मैं कहती हूँ इस फाइनेंशियल जो रेस में हम लगे हुए हैं, इस डिप्रेशन के माहौल में है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी कंपल्जन का शिकार है, किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है ही। अच्छा जी, दूसरी तरफ जब हम आते हैं OCD के बारे में जब हम बात करते हैं, पता चल गया कि जी इसको OCD है, तो क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं? काउंसलिंग ही हैं, दवाएं हैं, क्या उसका हल है? देखिए साइकेट्री की ज़्यादातर बीमारियों में हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, दवाइयों को भी और साइकोथेरेपी या कुछ ऐसी चीज़ सिखा के जिससे उस बीमारी को कम किया जा सके। OCD में ख़ास तौर पे दवाइयाँ देना तकरीबन लाजमी हो जाती हैं। दवाइयाँ हम देते हैं, अमूमन अच्छी डोज देनी पड़ती है। उसके साथ साथ दवाई के साथ साथ उनको कुछ टेक्निक्स भी सिखाते हैं। वो टेक्निक्स ये होते हैं कि जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, अब ये टेबल डिसऑर्गेनाइज्ड है, अब जिसको OCD है उसकी बहुत मचल रही है, बेचैनी हो रही है कि मैं सही कर दूं मैं इसको किसी तरह। अब मैं सही करूंगा तो मेरी बेचैनी ठीक होगी। सही कह रहे हैं, ऐसा होता है लोगों के साथ। मगर वो सही करने की वजह से मेरा ये जो आदत है ये रीइंफोर्स भी हो गई, मैंने अपनी आदत को बढ़ा दिया ये करके। तो उसमें ये सिखाते हैं कि भाई आपको जब ये नज़र आए कि भाई चीज़ ख़राब है और आपका दिल चाह रहा है इसको मैं सही कर दूं, तो आपने अपने आप को समझाना है कि ये ख्याल आपको आपकी बीमारी की वजह से आ रहा है, आपने इसको सही नहीं करना। अच्छा, लोग पता है क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अगर कर दिया तो क्या हुआ, मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं आता हूँ उसकी तरफ। तो अगर जब अपने आप को रोकते हैं तो शुरू में तो घबराहट बेचैनी होती है, मगर ये 2-3 दफ़ा कुछ हफ्ते ऐसा काम करने से आहिस्ता आहिस्ता वो घबराहट जाती रहती है। फिर उसके आप आदी हो जाते हैं कि टेढ़ा भी आपको जो चीज़ पड़ी है वो बर्दाश्त हो जाती है। लोग देखें, बात ये है ना कि मैंने कहा शुरू में बताई कि एक तो कुछ है कि थोड़ी बहुत आदत है,
तो वो तो बीमारी के हम ज़िम्मे में डाल भी नहीं रहे उसको। अगर थोड़ी बहुत आदत है, थोड़ा बहुत करता है, तो ना उससे खुद का नुकसान है ना किसी और का। मगर जिनको बीमारी होती है वो तो कोई काम ही नहीं कर सकते, और वो नौकरी पे जा रहे हो, पहले आएगा, पहले पूरा घर समेटेगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे, नहाएगा 2-3 घंटे लगाएगा, कहाँ से काम पे जाएगा। हाँ। तो बीमारी और आदत में थोड़ा फ़र्क है। थोड़ा बहुत हो तो चले, वो काबिल बर्दाश्त है, मगर फिर भी एक फजूल चीज़ है, टाइम तो वेस्ट होता है, तो उसको कम से कम करना चाहिए जितना हो। और तरीका यही है। ऐसे जैसे हाथ धोने का होता है कि एक बंदा है 10 दफ़ा हाथ धो रहा है, एक बाथरूम से आया, लगा हुआ है, हाथ ही धोया जा रहा है, हाथ ही धोया जा रहा है, तो उसको सिखाते हैं कि यार अगर तुम 10 दफ़ा धोते हो तो इस दफ़ा तुम 5 दफ़ा दो या 8 दफ़ा दो, उसके बाद अगली दफ़ा तुम 6 दफ़ा दो, तो आहिस्ता आहिस्ता कम करो। इसका पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो कितना टाइम लगता है इन सब अपने बिहेवियर्स को जो चेंज करने में? क्योंकि अमूमन तो ये है कि ये बिहेवियर और एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाता है एंड ओवर द ईयर्स होता है, तो उसको आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन की दवा खा के नहीं ख़त्म कर सकते। और जब भी लोग इस तरह का इलाज कराते हैं, हम तो ये कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक भी अगर 5 दिन खाना है तो दूसरे दिन रिजल्ट नजर आए, वरना छोड़ देंगे, कोर्स पूरा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस मिजाज के साथ कैसे जो है ना वो ट्रीटमेंट्स होते हैं? बिल्कुल आपने सही बात की। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, अमूमन कई OCD के अंदर ख़ास तौर पे अमूमन कई महीने लग जाते हैं उसका दवाइयों का और थेरेपी का बेनिफिट आने में। तो ये थोड़ी सख्त बीमारी है, मुश्किल से जाती, क्योंकि बीमारी रह रह के आदत भी बन जाती है। जैसे मैं अक्सर डिप्रेशन की मिसाल देता हूँ कि डिप्रेशन में बंदा उदास होता है, बातचीत करने का दिल नहीं करता, लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, और अमूमन जवानी में शुरू हो जाता है डिप्रेशन। हाँ। तो डिप्रेशन के साथ साथ आदत भी बन जाती है। तो जब डिप्रेशन ठीक भी हो जाता है तब भी उसकी आदत है कि अकेले रहने की, लोगों से बातचीत ना करने की, बाहर ना जाने की, तो वो आदत बरकरार रहती है, फिर उस आदत को भी तोड़ना होता है। तो इसी तरह OCD के अंदर बीमारी ठीक होने के साथ साथ उनकी आदतों को भी चेंज करना होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है जो कि मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी चलता है। नहीं तो क्या करें, अब ये नफ्सियाती जो इश्यूज आ जाते हैं उसमें तभी तो लोग भागते हैं कि यार अगर साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, एक तो वो सुकून की दवा दे देगा, तासुर यही है, फिर दूसरी बात ये इतनी महंगी होंगी, तीसरी बात ये कि जाते रहो या तो बातें करते रहते हैं और हल तो कुछ नहीं नजर, वैसे ही गजूंगा तू ये छोड़ो। तो ये 3 जो इमेजेस हैं इतने स्ट्रांग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि वो मसाइल तभी तो हल नहीं हो रहे। तीनों ही मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, तीनों ही बातें गलत हैं, इत्तेफाक की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद 100 साल पहले, या 100 साल नहीं 60-70 साल पहले तो ऐसी दवाइयाँ थीं कि जिनमें नींद ही नींद थी। अब ऐसा नहीं है। अब हर किस्म की दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, वो दवाइयाँ भी जिनमें नींद का असर नहीं होता और वो दवाइयाँ में जिनमें होता भी है। और ये नींद की दवाइयाँ नहीं होती, सबसे बड़ी बात, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है, केमिकल के ऊंच नीच होता है, उन केमिकल को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ ठीक करती हैं और वो हमारी मर्ज़ी होती है, क्योंकि अक्सर इन बीमारियों में नींद उड़ भी जाती है, तो फिर हमें ऐसी दवाइयाँ देनी होती है जिनमें नींद का असर हो। जिनकी नींद ठीक होती है हम उनको ऐसी दवाई देते हैं जिनमें नींद का असर ना हो। तो एक तो ये नींद की दवाई नहीं होती, दूसरा इनका नशा नहीं लगता, इनकी आदत नहीं लगती, और ये दिमाग के केमिकल को ठीक करती हैं। ये बात एब्सोल्युटली ये दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। अभी जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग सेशंस हैं, ये बीच में लोग भाग जाते हैं। हाँ, काउंसलिंग इस पर मजीद भी बात करेंगे, हम पहले ब्रेक ले लेते हैं। Sure. ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारे नफ्सियाती उलझने हैं उनको सुलझाने के लिए हमें डॉक्टर को तरफ तो जाना पड़ता है, लेकिन इनको आप एक गिरा भी खोलने बैठते हैं तो आप यकीन करें उसमें आपको एक पेशेंस चाहिए। आप जल्दबाजी में ऐसे ऐसे करके कोई भी गिरा नहीं खोल सकते, धागों को नहीं सुलझा सकते। तो यही धागे और उलझने हमारे दिमाग, हमारे बिहेवियर्स के अंदर हैं जिनको सुलझाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन हम आधी गिरा खोल के भाग जाते हैं। तो वो काउंसलिंग सेशंस जो है वो उसमें जब ये शख्स चला जाता है तो वो फिर क्या होता है, ना इधर में होता होगा ना इधर में होता होगा। तो उनको किस तरह से आप लोग समझाते हैं, करते हैं, और क्या वाकई आपके पास रेशो क्या है जो लोग अपना ट्रीटमेंट पूरा करते हैं? देखें, काउंसलिंग सेशन ठीक है, एक ज़रा लंबी चीज़ है, उसमें एक तहम्मुल और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जैसे आपने OCD का कहा ना कि लॉन्ग टर्म जो है वो इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। तो देखें, काउंसलिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई मसाइल होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें वो कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके मसाइल बढ़ रहे होते हैं। तो काउंसलिंग में उसको वो सिखाया जाता है कि पहले तो आइडेंटिफाई कराया जाता है कि भाई तुम ये हरकतें कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा मसला बढ़ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, काउंसलिंग तो OCD की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, हर सब की होती है। और फिर आइडेंटिफाई कराने के बाद उसको सिखाया जाता है कि अब इससे बचना कैसे है। उसमें बहुत सारे हरबे हैं, काउंसलिंग की टाइप्स हैं, साइकोथेरेपी की टाइप्स हैं। जैसे आम CBT का लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम लोग, उसका मेन मकसद ये होता है कि फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दूं कि आपने कहा कि उस पॉजिटिविटी सिखाते हैं उसमें, कि जैसे कि
आपकी एक दोस्त है, आपने दावत पे बुलाई, वो नहीं आई, अब आप दो तरीके से सोच सकते हैं उसके बारे में कि यार देखो वो तो मुझसे जलती है, मुझसे नफरत करती है, जब भी नहीं आई मेरी दावत पे, ऐसे भी सोच सकते हैं। इस सोच से आपका ताल्लुक भी ख़राब होगा उसके साथ, और आपको ख़ुद भी अंदर से जो है ना एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन होगी। मगर आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मैं उसको फ़ोन करूं, कोई उसको मसला तो नहीं हो गया, उसकी कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वजह है वो नहीं आई, कोई मसला तो नहीं है उसको। और इस तरह पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं आप। तो बेसिकली आपकी कॉग्निशन, आपने सोचने का अमल को पॉजिटिव करते हैं कि ताकि उससे आपको मज़ीद डिप्रेशन ना हो। तो OCD में भी साइकोथेरेपी को कुछ इस तरह यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उसको ये सिखाते हैं कि भाई तुम फर्स्ट 10 दफ़ा हाथ धोते हो तो 5 दफ़ा धो। ख्यालात बार बार आते हैं जो गंदे ख्यालात, उसमें ये बताना होता है कि भाई ये बीमारी की वजह से आ रहे हैं, इसका गुनाह नहीं मिल रहा। हम तो खास तौर पे ये बताते हैं क्योंकि मरीज़ को होता है कि मुझे बहुत गुनाह मिल रहा है, गिल्ट में जा रहा होता है, अक्सर बताता नहीं है कि क्या ख्यालात हैं। तो बताना होता है कि भाई तुम बीमार हो और बीमारी में तो गुनाह झड़ते हैं, तो तुम्हें गुनाह मिल नहीं रहे, तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं, तुम तकलीफ़ में हो, ये समझाने की ज़रूरत होती है। और फिर उनको 2-3 हरबे होते हैं कि जैसे अगर ख्यालात बार बार ख्यालात तो आएँ तो उनको कहते हैं कि ख्यालात को बोलो स्टॉप, रुक जाओ। कुछ लोगों के ख्यालात उससे रुक जाते हैं। या कुछ टेक्निक आपने फिल्मों में देखी होगी, रबड़ बैंड लेके उसको मारते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट करना है बिल्कुल। तो वो हरबे सिखाते हैं उनको, तो इससे जो है ना काफ़ी बेहतरी आ जाती है दवाइयों के साथ साथ। लोग अपने ट्रीटमेंट्स पूरे करते हैं, रेशो क्या है? एग्जैक्ट रेशो तो जैसे आप देखते हैं ना रोजाना के काफ़ी लोग 50% लोग भाग जाते हैं, 50% लोग कर लेते हैं, काफ़ी लोग अपने ट्रीटमेंट पूरे करते हैं, जिनको समझाने के ऊपर होता है। जैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि OCD के अंदर 2-3 महीने लगते हैं उसका इफेक्ट आने में। तो जो लोग समझ जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो बेनिफिट जब मिलता है तो फिर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि परेशान बहुत होते हैं। वो ट्रीटमेंट कराने के अलावा कोई हल नहीं होता उनके पास, ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ख्यालात वाला फैक्टर है, अब ये तो चीज़ें चलें ऐसी हैं ना जिनके बारे में बहुत आराम से हम बात कर सकते हैं और कर भी लेते हैं लोग, लेकिन जो ख्यालात की जंग है, यानी जो इंसान अपने अंदर रख के अपने दिल में और दिमाग में सोच रहा होता है, वो किसी और को बयान करना भी नहीं चाह रहा होता। ये उगलवाना भी एक पूरा प्रोसेस होता है और एक काम होता है। तो इसमें जो लोग ऑनेस्टली नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं कि अभी कुछ है इसके अंदर बचा हुआ है, या आते हैं तो ओपन होते हैं लोग? नहीं, ओपन तो बिल्कुल भी नहीं होते शुरू में। एक्चुअल में बहुत हैरान होते हैं लोग, आते हैं वो ये बताने के लिए कि मैं हाथ पाँव ज़्यादा धोता हूँ, या नहाने में घंटा लग जाता है, या जो है मुझे ख्यालात बार बार आते हैं, इतना बताते हैं अमूमन लोग। फिर हमें, क्योंकि हमें पता है कि इसको OCD है और इसको ज़रूर ऐसे ख्याल आते होंगे, हम उससे कहते हैं कहीं आपको जिनसी नौयत के ख्याल तो नहीं आते। वो हैरान होते हैं कि आपको कैसे पता चला। और फिर हम कहते हैं कि मज़हब के या बुज़ुर्गों के बारे में गलत ख्यालात तो नहीं आते, अल्लाह रसूल के बारे में। वो बहुत हैरान होते हैं कि आपको कैसे पता डॉक्टर साहब। तो फिर उनको हम बताते हैं कि एक बीमारी का हिस्सा है। जब भी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि बीमारी में ये सब होता है, फिर हमने किताबचे बनाए हुए छोटे उर्दू के अंदर ना, आसान अल्फाज में हम वो उनको देते हैं किताबचे। तो वो फिर उनको सुकून मिलता है कि हाँ यार ये बीमारी है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, कोई शैतान का गलबा नहीं हुआ। एक और चीज़ होती है कि अक्सर ये जब होता है तो पहले लोग मौलवी या इमामों के पास जाते हैं झड़वाने के लिए, और उनसे कहने के लिए कि भाई मैं एक गुनाहगार हो रहा हूँ। तो उनको भी नहीं पता होता कि ये बीमारी है। वो यही कहते हैं कि भाई तुम नमाज़ें पढ़ो, ज़्यादा दुआएं करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और ये बंदा करने से ये ख्यालात कम नहीं होते, वो और ज़्यादा वो बुरा फील करता है कि मैं तो वाकई में बुरा इंसान हूँ। तो इसलिए फिर ये बताने कि हम मोहल्ले के आसपास की मस्जिदों को, इमामों को भी वो किताबचा देते हैं कि ऐसे लोग आएँ तो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास आप भेजें, ये नफ्सियाती बीमारी है, कोई शैतान का गलबा नहीं है। अच्छा, एक तासुर उम्मन सोसाइटी में ये भी है कि इलाज जो है ना ये बहुत महंगा है और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वाकई ऐसा है? देखें, दवाइयाँ ख़ासतौर पे हम कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में तो दवाइयाँ बहुत सस्ती देते हैं, हद से ज़्यादा सस्ती देते हैं, ठीक है। तो दवाइयों के मामले तक तो इतना इशू नहीं है। हाँ, साइकोथेरेपी क्योंकि आपको हर हफ्ते करानी है, 6 महीने तक कम से कम करानी है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मगर हमारे हॉस्पिटल में तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है ना कम से कम रखा जाए, जितना गरीबों का भी इलाज हो, ज़कात से भी इलाज करते हैं। तो ये भी महंगाई का इतना बड़ा इशू है नहीं। बाकी जो जनरल इलाज हैं वो शायद ज़्यादा महंगे होंगे,
हमारे हॉस्पिटल में तो बड़ा सस्ता इलाज होता है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, एक और इशू ये भी है कि हमारे यहाँ, मैंने एक ड्रामा देखा पागल खाना, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा, वो सारे साइकोलॉजिकल इशूज़ पे ही था और उसमें इसी तरह से दिखाया गया था कि उनको कैसे केटर करते हैं और ट्रीट, और मुख्तलिफ उन्होंने केसेस बनाए थे। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ जो है वो प्रोजेक्ट लगा मुझे भी। उसमें जी एक चीज़ मैंने देखी थी कि वो OCD वाले जो पेशेंट्स थे या पर्सनैलिटीज़ उन्होंने दिखाई थी, तो वो भी रिहैब में उनके साथ रह रहे थे। तो क्या वाकई OCD वाला भी रिहैब तक पहुंच जाता है? इतना सेवियर भी हो जाता है क्या? कुछ Rehab बहुत centers सीवियर हो तो फिर एडमिट करना पड़ जाता है। कभी कभार बहुत शदीद OCD होती है कि इंसान जो है चल भी नहीं पा रहा होता। अच्छा, OCD में एक ख्याल, कभी कभार ये ख्याल भी आता है कि मैं शायद इसको मार दूंगा, सिर्फ ख्याल आता है, और वो बहुत सख्त ख्याल होता है कि नहीं मैं मार दूंगा इसको, वाकई में मार दूंगा, तो वो मैं छुरी से इसको मार दूंगा, तो वो छुरियों के पास नहीं जाता कि वो यार मैं छुरी पकड़ ली कहीं मार दिया इसको, तो वो ऐसे ही होता है कि कुछ लोगों को कि अगर मैंने यहाँ कदम रखा तो क़यामत आ जाएगी, एक ख्याल आ जाता है, और वो इतना पक्का ख्याल होता है कि वो हिलता ही नहीं है, बिलीफ बन जाता है। हमारा एक पेशेंट एडमिट था, वो बिस्तर पे रहता था सारा, पाँव नीचे नहीं रखता था और नीचे देखता रहता था सारा। उससे पूछा कि भाई ये तुम क्यों बिस्तर पे चढ़े रहते हो, पाँव क्यों नहीं रखते हो? या डॉक्टर साहब मैंने अगर पाँव रखा ना तो क़यामत आ जाएगी। और वो इतना पक्का, आप कुछ भी दलाइल दे दें उसको, पूरा हमारी टीम उसको दलाइल देती थी, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, मैं पाँव रखूँगा तो क़यामत आ जाएगी। वो ख़ास तरीका था चलने का, फिर ऐसे करके यूँ करके इस तरह चलूँगा तो बच जाऊँगा वरना क़यामत आ जाएगी। तो इतना पक्का बिलीफ होता है कि आप जितने दलाइल दे दें, कुछ भी कर लें, वो नहीं जाता। तो फिर कभी कभार हमें जो है एडमिट करना पड़ता है शदीद OCD के पेशेंट्स को। ये किस हद, जैसे अभी सिवियर होने की बात करें तो ख्यालात की हद तक सिवियर हो जाता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं क्या? ख़ुदकुशी के ख्यालात आते हैं? क्योंकि इस तरह कुछ बीमारियों में ऐसा होता है ना कि अपने आप को मार लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फरहान बात कर रहा हूँ और मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक लिया है, बहुत शुक्रिया। मैं तारीफ करूँगा और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी जा रही है इस टॉपिक के हवाले से जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये OCD जो है वो किस हद तक खतरनाक है? क्या इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग भी है? और इसके अलावा ये कि इसका इलाज एग्जैक्टली कितने अरसे का होता है और इसके लिए डॉक्टर साहब कहाँ अवेलेबल होंगे? ठीक है जी, डॉक्टर साहब बता दें। हाँ देखिए, इसमें मैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बैठता हूँ। इन्हें ब्रांचेस भी बता देना ताकि उनको हेल्प हो जाए। हमारी मेन ब्रांच नाज़िमाबाद में है, ठीक है, एक कायदाबाद में है और एक गुलशन में है। मेन यूनिवर्सिटी रोड है, PIA प्लानिटेरियम। तो ये तो मेन हमारी ब्रांचेस है जहाँ पे OPD होती है। कुछ एडमिशन के मराकज़ भी हैं मगर वहाँ पे सिर्फ एडमिट करते हैं, OPD नहीं होती। आपको खुद शायद वो किसी के लिए कंसल्ट लेने? मैं तीनों जगह पे बैठता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ मालूमात ली जा सकती है कि टाइमिंग क्या है मेरे। उन्होंने पूछा इलाज कब तक चलता है। अमूमन जनरल फार्मूला आप समझे ये है कि दवाई और थेरेपी करके जब मरीज़ बेहतर हो जाता है तो बेहतर होने के बाद लगभग कम व बेश 1 साल तक दवाई खिलाते हैं और ट्रीटमेंट चलता है मतलब। और उसके बाद देखते हैं कि अगर बिल्कुल ठीक है, सिम्टम लेस है 1 साल तक, तो फिर हम दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। वो भी देखते रहते हैं कि सिम्टम्स वापस तो नहीं आ रहे, अलामात वापस तो नहीं आ रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कम करते 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 उनकी दवाई बंद हो जाती है तब भी ठीक रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम वापस आने लगते हैं, तो उनकी वापस से थोड़ी सी डोज बढ़ा देते हैं। ये होता है। तो कुछ लोग ये होते हैं दवाई बंद होने के बाद ठीक रहते हैं, मगर कुछ लोगों की बीमारी वापस आ जाती है, जैसे बाकी जिस्मानी बीमारियों में आ जाता है। मैनेजमेंट आपको जो है वो चाहिए इसमें ना। आप नज़र ज़ुकाम आपको होता है, आप दवाई लेती हैं, अगले साल दोबारा हो जाता है आपको। सही बात है, हो जाता है ना, फिर दवाई लेनी पड़ती है आपको। और इसके आप एक और मिसाल ले लें, शुगर की मिसाल ले लें। एक दफ़ा हो जाए सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। ब्लड प्रेशर में सारी ज़िंदगी, दिल की बीमारी में सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो कुछ इस मैं शुगर की बीमारी से समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि शुगर की बीमारी में भी एक केमिकल की कमी हो जाती है जिस्म में, जिसका नाम इंसुलिन है जी, ठीक है। और जिस्म खुद से वो केमिकल नहीं बना रहा होता, आप दवाई देते हैं, दवाई वो उस केमिकल को बढ़ा देती है और बंदा ठीक हो जाता है। और दवाई जब आप बंद कर देते हैं तो वो केमिकल वापस डाउन हो जाता है और वापस मसले शुरू हो जाते हैं। इसी चीज़ को आप डिप्रेशन OCD का रख लें, सही, कि दिमाग में एक केमिकल है, सेरोटोनिन कह लें उसको, वो कम हो जाता है
और हम दवाई देते हैं तो वो बढ़ जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। ठीक, अच्छा इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे थे कि ये OCD किस हद तक खतरनाक हो सकता है, क्या खुद को मारने, खुदकुशी और दीगर, जैसे आपने बताया कि किसी और को भी मारने का ख्याल आता है, उस तरफ जाते नहीं हैं, तो ये क्या इतना भी ख़तरनाक हो सकता है कि अपनी भी जान ले सकते हैं? अमूमन OCD के साथ साथ जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो डिप्रेशन की अलामात, एंग्जाइटी के अलामात भी आ जाती हैं, जिसमें बंदा जो है ये कहता है कि यार मैं मर जाऊं तो बेहतर है, ज़िंदगी में मज़ा महसूस नहीं होता। मगर अमूमन जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं वो डिप्रेशन की बीमारी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं कि मर जाऊं तो बेहतर है, ख़ुदकुशी के बहुत ख़यालात आते हैं और ज़्यादातर लोग डिप्रेशन की बीमारी की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। और बहुत ख़तरनाक ये बीमारी है। OCD और डिप्रेशन में मिल जाता है क्या? दोनों बीमारियां साथ भी हो सकती हैं। ये काफ़ी देखा गया है कि दो नफ्सियात की, जहन की बीमारियां एक साथ भी मिलती हैं। OCD वाले को डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन वाले के अंदर OCD के सिम्टम भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत बुनियादी सवाल, ज़ाहिर है आप 3 अस्पतालों में, 3 अलग अलग विसिनिटीज़ में जी। जो है, अगर हम कायदाबाद को उठा कर देखें तो वहाँ पर एक अलग तरह के जो है वो आपके पास लोग आते होंगे, इस तरह गुलशन और नाज़रबाद, तीनों कैटेगरीज बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे कॉमन इश्यूज़ जो हमारे यहाँ रिलेटेड हैं नफ्सियात से और बीमारियाँ, वो कौन सी हैं इस वक्त जिसका रेशो बहुत बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? एक्सेप्ट डिप्रेशन तो हर बंदा लेके बैठा हुआ है। देखिए, डिप्रेशन की बीमारी एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन, सादा आम डिप्रेशन होना एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा इसमें जो है डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। हम जब डिप्रेशन बोलते हैं तो हम समझ लेते हैं कि उदासी, और उदास तो हर कोई है, जब परेशानी आती है तो उदास तो हर कोई होता है। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की बीमारी या उदासी की बीमारी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आम उदासी तो ये होती है कि कोई आपका करीबी शख्स इंतकाल कर जाए तो आप उदास होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। चंद महीनों में, 5-6 महीनों में आप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, अपना काम धाम सब शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन की बीमारी में ऐसा नहीं होता। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी है और उसका कोई करीबी इंतकाल कर गया है तो वो उदास होगा और वक्त के साथ साथ उसकी उदासी बढ़ती जाएगी, वो और नाकारा होता जाएगा, काम वाम छोड़ देगा और आहिस्ता आहिस्ता को आएगा कि यार मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है, मैं खुदकुशी कर लूं तो अच्छा है, और वो खुदकुशी की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये बीमारी होती है जिसके अंदर इलाज की ज़रूरत है। और आम जो डिप्रेशन, उदासी हुई किसी तल्ख इवेंट की वजह से, तो उसमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन बातचीत से वो चीज़ें हल हो जाती है। एक कॉलर भी, उनको पहले शामिल कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुरदार बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था कि मुझे एक आदत है कि मैं बार बार हाथ धोता हूँ। दूसरी बात ये कि खाने के लिए प्लेट धोता हूँ तो उसके बाद फिर जो है दोबारा उसको धोता हूँ। मतलब एक चीज मैं 3-3, 4-4 बार कर रहा होता हूँ ना, उस पर भी फिर मुझे तसल्ली नहीं होती कि आया कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल, ये तो इन्होंने जो है OCD के सिम्टम्स बताए हैं। उसमें यही होता है कि बंदा बार बार हाथ धोता है, बार बार कोई काम करता है और फिर भी तसल्ली नहीं होती। तो ये बिल्कुल OCD की बीमारी की अलामतें हैं। इनको इलाज कराना चाहिए। वो इलाज दवाइयों से और बातचीत से, दोनों से होता है। सही। तो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास, बिल्कुल देखें, मेजॉरिटी जो साइकेट्रिक बीमारियों की मेजॉरिटी है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की डिसऑर्डर्स हैं। मतलब कि उदासी की बीमारी और घबराहट की बीमारी, मेन बीमारियां यही हैं, मेजॉरिटी है। अच्छा, इसके अंदर लोग अमूमन ये समझते हैं कि हालात ख़राब होने की वजह से शायद किसी को डिप्रेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना डिप्रेशन एक अमीर इंसान को होता है उतना ही गरीब को होता है। जितना डिप्रेशन अमेरिका में हो रहा है उतना ही पाकिस्तान में हो रहा है। ये देयर इज समथिंग बायोलॉजिकल, दिमाग में कुछ केमिकल का इशू है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि एक अमीर बंदा है, सब कुछ परफेक्ट है, उसकी जॉब भी, बीवी भी, बच्चे भी, घर भी, फिर भी वो उदास है, उसको खुशी नहीं मिलती, जबकि सब कुछ उसका परफेक्ट है। और आपने देखा कुछ गरीब लोग ऐसे हैं, हाथ पांव भी कटा हुआ है और वो खुश हैं, ज़िंदगी से कोई मसला नहीं है, जी रहे हैं अपनी लाइफ। तो आपको ये पता चलता है कि हालात बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये बीमारी है जिसके इलाज की ज़रूरत है, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि 2 बंदे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी, सेम उम्र के, सब कुछ उनके सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं, नौकरी भी एक जैसी है, दोनों की नौकरी ख़त्म हो गई, निकाल दिया बॉस ने। मगर एक के अंदर मौरूसी थी, मतलब जेनेटिक्स थी उसकी, जीन्स से डिप्रेशन के, और एक में नहीं थे।
दोनों ही उदास होंगे, दोनों ही कुछ दिन घर बैठेंगे। मगर जो आम बंदा है जिसके अंदर डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उठाएगा, कहेगा यार नहीं अब काफ़ी टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ, नौकरी वगैरह ढूंढता हूँ, कम पैसों की मिली, कुछ काम तो हाथ पाँव तो चलाऊँ। वो ढूंढेगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, वो कर लेगा। मगर डिप्रेशन वाला बंदा जो है वो डाउन से डाउन तर होता जाएगा, उसमें हिम्मत और ख़त्म होती जाएगी। वो कहेगा कि नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकता नौकरी, अब तो ज़िंदगी तबाह हो गई, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वो वही सुसाइडलिटी की तरफ जाता जाएगा। सही है। कॉलर उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं ताजदार बात कर रही हूँ। जी ताजदार साहिबा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे भी ओसीडी का मसला है, और मेरे साथ ये मसला है कि वॉशरूम जाती हूँ तो मैं अपने बॉडी पार्ट्स को जब तक मैं सोप ना लगा लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, और फिर मैं सोचती हूँ एक बार और धो लूँ, एक बार और बॉडी को वॉश कर लूँ। इस तरह मुझे 1-1.5 घंटा हो जाता है। तो सब परेशान है घर वाले भी इस चीज से कि मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था, तो उन्होंने मुझे रिलाइन नाम की दवा दी थी कि आप ये खाएं, तो मैंने खाया, मुझे खास फर्क नहीं पड़ा उससे। तो प्लीज मुझे गाइड करें। अच्छा ताजदार साहिबा, फोन पर ही रहिएगा आप, अगर डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे। देखिए होता ये है कि इस दवाई दी जाती है रिलायन, जैसे उन्होंने बोली, ये ओसीडी में दी जाती है दवाई, और आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद दवाई को बढ़ाया जाता है। इनकी डोज आपकी डोज में कितने दिन से ले रही हैं आप? कितने और डोज मिलीग्राम में? की? हाँ जो मुझे 1 महीना हो गया लेते रहे, और मैं एक ही टैबलेट दी है डॉक्टर साहब ने मुझे। अब मेरे ख्याल से 50 मिलीग्राम की होगी इनकी रिलायन। जी 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 जी। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी डोज को बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ में इनको थेरेपी करने की भी ज़रूरत है। और कभी कभार ये होता है कि एक दवाई की मैक्सिमम डोज के बाद भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम दूसरी दवाई को ट्राई करना पड़ता है, कभी कभी तीसरी दवाई को भी ट्राई करना पड़ता है, कभी कॉम्बिनेशन में दवाई भी देनी अच्छा पड़ती जी। है। हाँ, तो ये बीमारी की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। और थेरेपी में क्या इनको सजेस्ट कर थेरेपी सकते हैं में आप? जो मैंने पहले बात की कि आहिस्ता, Reject भले से करें टाइमर अपने। लगा लें कि भाई ये आधा घंटा या पौना घंटा मेरे पास है नहाने के लिए, जो भी मैंने करना है इसी के अंदर करना है। ठीक है। हाँ, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो पौने घंटे तक आ जाए तो फिर आधा घंटा कर दें उस टाइमर को, कि टाइमर बजे, भले से मैं गंदी हूँ मुझे बाहर आ जाना है। सही। हाँ, उस पर अमल करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5-2 घंटे से 15-20 मिनट आधे घंटे पे आ जाएगा मामला। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन ये बहुत सारे हमारे पास जो है वो कंपल्जन्स हैं। लोगों को क्या कहेंगे कि अगर किसी को कोई छोटा मसला भी है, बड़ा मसला भी है, तो डॉक्टर्स को या नफ्सियाती मसाइल को टैबू बनाने से बेहतर है कि आप रुजू कर लें। बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जहनी बीमारियों को बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल। कि जैसे जब आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाने से शर्माते नहीं हैं, और फिर बुखार आपको उतरता है, जब आप पैनाडोल लेते हैं तो आपका बुखार उतरता है। आपके मैं हालात बेहतर कर दूं, पैसे दे दूं, घुमाने फिराने ले जाऊं, आपका बुखार नहीं उतरेगा। बहुत सारे लोगों का शॉपिंग से और घूमने से उतर जाता है। तो बुखार आपके हालात बेहतर करने से नहीं ठीक होगा। हाँ। ठीक है, इसी तरह डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाकी नफ्सियात की बीमारियां भी जिस्मानी बीमारी की तरह होती है। दिमाग बेचारा भी जिस्म का हिस्सा है ना। सही सही। तो ये हालात बेहतर करने से बेहतर नहीं होंगे मामलात, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। ठीक। इसको आप टैबू ना समझें। नफ्सियाती बीमारी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो शख्स पागल है या अपना होश आवाज़ खो बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें आसपास के जो घर वाले हैं उनका भी बिहेवियर और उनका भी इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप उनको बस टॉन्ट करते हैं पागल है, नफ्सियाती, इसका तो मसला यही है। आप उनको सपोर्ट करें कि नहीं ठीक है, अभी तुमने 2 बार कर लिया, अब तीसरी बार नहीं करना है तुमने। तो इस तरह उनको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें तो वो ऑन ट्रैक जल्दी आ जाएंगे, रादर देन कि हम उनको नेगेटिव जो है वो टॉन्ट्स करते रहें। इसी बात के साथ आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।